एक आप ज़्यादातर जो स्टूडेंट हैं वो जॉब में हैं या अभी ओनली तैयारी कर रहे हैं समर वैकेशन? नहीं, वो उनका उद्देश्य जो था समर वैकेशन ये बैच चलाने का वो था कि जॉब वाले जो तैयारी नहीं कर पाते हैं उनके लिए चलाया था ये वाला। ठीक है, 1-2 बेसिक पॉइंट मैं बता देता हूँ। जब भी आप आरएस की तैयारी करें, ठीक है, तो कोई भी एग्जाम की तैयारी करें, पहला काम आपका होना चाहिए सिलेबस आपको ऑन टिप्स रटा होना चाहिए हमेशा। ठीक है, आपको सारी सब्जेक्ट पता होना चाहिए। मैं जैसे अगर पूछ लूँ पेपर 3 में कितनी सब्जेक्ट हैं, तो आप आंख बंद करके सारी जो सब्जेक्ट हैं उनके नाम बोल सको, इस तरीके से होना चाहिए। मैं 10 मिनट में आपसे इंट्रो कर लेता हूँ और फिर जो बेसिक्स ये जो करना होता है कि सिलेबस कैसे याद करना है, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। फिर ऑडिटिंग और अकाउंटिंग वाली सब्जेक्ट पे आ जाते हैं। ठीक है, देखो आरएस में आप 3-4 चीजें फिक्स करना। एक तो आपको हमेशा सिलेबस टिप्स पे रटा होना चाहिए हमेशा। ठीक है, क्योंकि आपका इनिशिएट काम जो होता है 30% काम यहाँ से होता है। अगर सिलेबस बाई टिप्स नहीं रटा हुआ है, पहली बात तो सब्जेक्ट पता होना चाहिए, एंड उसके बाद में उस सब्जेक्ट के अंदर जो भी टॉपिक्स हैं सारी सब्जेक्ट के वो टॉपिक्स पता होना चाहिए। आरएस की खास बात यह है अपने वाली आरपीएससी की, वो ज्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं मेंस में। आरपीएससी ने जो जो टॉपिक डिफाइन कर रखे हैं ना, उनमें से ऊपर ऊपर से वो डायरेक्टली पूछ लेते हैं मेंस एग्जाम में। प्री में थोड़ा बहुत घुमा लें, लेकिन मेंस में कभी नहीं घुमाते। पेपर देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, जो सिलेबस लिखा हुआ है उसके आधार पे सीधा सीधा है उसके अंदर। ठीक है, दूसरा काम ये रखना, यहाँ पे भी इन्होंने भी बताया होगा कि आप जहां पे भी पढ़ो, जिस भी जगह पढ़ो, उनके रिसोर्स पे ही स्टिक रहना है आपको। जैसे यहाँ पे आप पढ़ रहे हो, तो इनके द्वारा जो आपको कंटेंट दिया जाए, या मैं जो सब्जेक्ट आपको पढ़ा रहा हूँ, वो सब्जेक्ट अगर मैं आपको दे रहा हूँ, तो उस पे आपको बिलीव करके और उस पे ही स्टिक रह के उसी को बार बार रिपीट करना है। ऐसा नहीं कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आपने मेरे साथ पढ़ लिया, आप किसी दूसरे टीचर का पढ़ने लग गए कि चलो दूसरे से ज्ञान ले लेते हैं, फिर और मन करा कि चलो पॉलिटी के लिए तीसरे से ज्ञान ले लेते हैं। आरएस ज्ञान का एग्जाम नहीं है, आरएस एग्जाम है आपका नॉर्मल जो 10th और 12th में पढ़ते थे ना, उस तरीके से कि सिलेबस दिया हुआ है, किताब दी हुई है, उसी को बार बार रिपीट करके रट लो, वो बेटर है। यहाँ की टीचर बहुत शानदार हैं, आपने सबको देखा ही होगा। तो कंटेंट की बेस्ट मिलेगा यहाँ पे, बट आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप भटकाम मत करना गलती से भी। ठीक है, एक जगह पे स्टिक रह के और प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस के लिए कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हो ना, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इनमें से तो बेटर ऑप्शन है कि आप बाद में, यहाँ का टेस्ट तो होता ही है, उसके अलावा दिशा की एक बुक आती है 2020 करके, या कुछ ऐसे जो ओल्ड ईयर्स के क्वेश्चंस होते हैं, ओनली ऑब्जेक्टिव टाइप वाले वो, और घटना चक्र का सब्जेक्ट वाइज कोई भी टॉपिक पढ़ा। मान लीजिए भारत के इतिहास में 1857 की क्रांति पढ़ी, लेक्चर देखा, उसके बाद में इनकी तरफ से नोट्स मिलते होंगे, उन नोट्स को रिवाइज किया, और फिर लास्ट में उस घटना चक्र को एक बार, दो बार, तीन बार ओनली वो क्वेश्चंस करने हैं। होता प्रॉब्लम ये है कि जब हवा हवाई बात करते हैं तो लेक्चर देख लिया, ज्ञान ले लिया, फिर उसके बाद में उसका आप प्रैक्टिकल नहीं कर पाते हो। प्रैक्टिकल पता चलेगा आपको घटना चक्र करने से, और दिशा की वो जो बुक आती है उसके ओल्ड ईयर्स के क्वेश्चन करने से। तब आप अनुमान लगा पाएंगे कि सवाल कैसे आ रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखना, सिंगल रिसोर्स पे स्टिक रहना है, और मैक्सिमम रिवीजन इसी का। ठीक है, ये आपका रहना चाहिए, सिंगल रिसोर्स और उसका मैक्सिमम रिवीजन, और लास्ट में प्रैक्टिस। अब वैसे ये जो आपका बैच चल रहा है, ये मेंस वाली सब्जेक्ट चल रही है मोस्टली यहाँ पे, तो ठीक है। हाँ, प्री वाली तो होती है, अभी शुरू भी नहीं करी होंगी, लेकिन मेंस वाले फोकस चल रहा होगा, तो टेस्ट भी होते होंगे अभी। हाँ, तो टेस्ट का आप प्रैक्टिस जितना करोगे वो सबसे बेस्ट ऑप्शंस है। आपको कोई भी मेंस का टेस्ट दिया है, आपको कंटेंट आता है, नहीं आता है, या आपको इवन एफ देख के भी लिखना है, बट लिखना जरूर है। लिखने की प्रैक्टिस करनी हर हाल में। आप ये नहीं कि भाई मैं पूरा ज्ञान ले लूंगा, सब पीएचडी कर लूंगा तभी आंसर राइट करूंगा, ऐसा नहीं करना है। आप शुरू करो बस, कैसे भी करके उस सब्जेक्ट को शुरू करो, और आंसर राइट करो हर कंडीशन में, ये रहना चाहिए। अभी आप प्री वाली जो है उनको भी नहीं छेड़ रहे हैं, मतलब हिंदी इंग्लिश है, ऑडिटिंग, अकाउंटिंग, सोशोलॉजी, बिहेवियर है, लॉ एंड स्पोर्ट्स, योगा, मैनेजमेंट, एथिक्स एंड पवेड। यस, 200 का हिंदी इंग्लिश हो गया, एंड एथिक्स का और पवेड का हो गया 130 का, एंड हाँ साइंस टेक भी है। हाँ, एक वर्ल्ड हिस्ट्री वाला पोर्शन और है एक छोटा, वो 15 नंबर का या 20 नंबर का आता है, वर्ल्ड हिस्ट्री वाला भी, वो काफी अच्छा इंपॉर्टेंट पोर्शन है। प्री में तो आता नहीं है वो। तो उसमें एक सब्जेक्ट है अपनी, हाँ, अपना सोशोलॉजी करके, बट उससे पहले एक बार सिलेबस आप रिवाइज कर लो।
एनीवन सब्जेक्ट वाइज मुझे चारों पेपर को डिवाइड करके बता दे। फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड एंड फोर्थ। हाँ, इसके 3 पार्ट, ठीक है। हाँ, अब बोलो। हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर। ओके, ये राजस्थान का हो गया, और इधर इंडियन हिस्ट्री एंड वर्ल्ड हिस्ट्री। ओके, इंडियन हिस्ट्री में एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न रहने वाला है। और कितने नंबर का होने वाला है पेपर? 70 के आसपास में रहेगा, अप्रोक्स में। 75 भी हो सकता है, 65 भी हो सकता है, ये हो सकता है उसमें, ठीक है। ये पहला पार्ट हो गया है। हिस्ट्री डायरेक्टली बोल सकते हैं इसे, हिस्ट्री एंड आर्ट कल्चर बोल सकते हैं सीधा सीधा। उसमें इंडिया का भी, वर्ल्ड का भी और राजस्थान का, तीनों शामिल हो गए। सेकंड पेपर बताओ। इकोनॉमिक्स। ओके, वर्ल्ड का इकोनॉमिक्स तो स्पेशल नहीं होता है, फंडामेंटल इकोनॉमिक्स उसे बोल देते हैं, बेसिक फंडामेंटल्स में होता है। और IMF, डब्ल्यू बैंक और ये इनके रिगार्डिंग पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो अपना इकोनॉमी दूसरी सब्जेक्ट के रूप में इकोनॉमी बोल देते हैं, ठीक है। और थर्ड सब्जेक्ट कौन सी है? ये 3 सब्जेक्ट हैं। सोशियोलॉजी 20 नंबर का, ऑडिटिंग अकाउंटिंग 20 नंबर का, और मैनेजमेंट ये 30 नंबर का रहने वाला है। ओके, सेकंड वाले का बताओ एक एक करके, आप बताओ एक बार। एथिक्स पहला पेपर, ओके ओके। PCM, PCY, PCB एंड टेक्नोलॉजी। हाँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी। ओके, और इसमें ज्योग्राफी, उसमें वर्ल्ड का, इंडिया का एंड राजस्थान का, ये रहने वाला है इसमें। ओके, और अपना इधर थर्ड पेपर में सबको याद है या वैसे कुछ कुछ ही बोल रहे हैं? याद है, ओके ओके। पॉलिटी, पॉलिटी के साथ में IR है। पवेड एक अलग से सब्जेक्ट है पूरा। पवेड में करंट अफेयर्स है, पॉलिटी वाले में। ओके ओके, इसमें पवेड के साथ में राजस्थान पॉलिटी। हाँ, राजस्थान पॉलिटी या राजस्थान एडमिनिस्ट्रेशन। और तीसरी वाली कौन कौन सी सब्जेक्ट है? योगा एंड बिहेवियर, स्पोर्ट एंड योगा, बिहेवियर एंड लॉ, ठीक है। और थर्ड वाला आपका हिंदी का और इंग्लिश का। हिंदी वाला 120 मार्क्स का एंड इंग्लिश वाला 80 मार्क्स का हो गया है, ठीक है। अभी जैसे आपको यहाँ पे सब्जेक्ट कराई जा रही होंगी, मेरा ये रहता है कि मैं जब भी कोई सब्जेक्ट कराता हूँ तो उस सब्जेक्ट पे पहले रिसर्च करनी होती है कि ये सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हो, उससे पहले थोड़ा आप देख लो बैकग्राउंड में RPSC किस लेवल के क्वेश्चंस पूछती है, RPSC आपसे क्या चाहती है। अब RPSC ने टॉपिक का नाम दे दिया ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग। वैसे तो ये कॉमर्स का सब्जेक्ट है, अगर किसी ने कॉमर्स की हो, BCom की हो या चार्टर्ड अकाउंटेंट रहा हो तो उनको पता होगा कि ये क्या होता है, ठीक है। और उसमें वो पूरा 4-5 साल लगाते हैं, पूरा पूरा लॉन्ग टाइम लगाते हैं, तब जाके वो जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हैं। अब हमें RPSC ये नहीं चाह रही होगी कि हमें अकाउंटेंट बनाए, हमें वो बेसिक जानकारी चाह रही होगी, जस्ट ऊपर ऊपर का सतही ज्ञान होना चाहिए हमें, ताकि हम ऊपर ऊपर से अगर आपसे पूछ ले कि ऑडिटिंग क्या होता है, अकाउंटिंग क्या होता है, दोहरा लेखांकन क्या होता है, सिंगल लेखांकन वाला क्या होता है, तो ऐसी चीजें बेसिक बेसिक चीजें जो आप जान पाओ, ये रहता है, ठीक है। तो ये अपना सिलेबस मैंने यहाँ पे डाला हुआ है। पहले हम सिलेबस देख लेते हैं, साथ साथ में लिखते भी हैं कि यहाँ पे आते हैं तब क्लासेस सीट देते हैं ओनली। हाँ, तो सिलेबस का आप देख लेना एक बार। देखो, इसमें कुल मिला के 3 चैप्टर हैं ओनली, ठीक। मैं इसे बड़ा करने की कोशिश करता हूँ, अगर हो जाए तो। अच्छा, ये वाला, ओके ओके, ठीक है। ये 3 चैप्टर दिए हुए हैं, ठीक है। तो तीनों चैप्टर को उसी के अकॉर्डिंग पढ़ना है। हम एक अलग सीक्वेंस नहीं बनाएंगे कि 8 चैप्टर पढ़ने लग जाए, 7 चैप्टर पढ़ जाए। 3 ही क्लास रखेंगे प्रॉपर्ली अगर इसे करेंगे तो, ठीक है। कोशिश ये करेंगे 3 क्लास में हो जाए। अगर एक क्लास में एक टॉपिक नहीं हो रहा है तो 2 क्लास में कर लेंगे। मोस्टली 2 घंटे की क्लास में एक हो जाता है। पहला टॉपिक थोड़ा सा बड़ा रहेगा,
ठीक है। जैसे इन्होंने लिखा हुआ लेखांकन की दोहरा लेखा प्रणाली का सामान्य ज्ञान, वित्तीय विवरण विश्लेषण की तकनीकें, उत्तरदायित्व एवं सामाजिक लेखांकन। ठीक है, इसी को इंग्लिश पढ़ें तो बेसिक नॉलेज ऑफ डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, टेक्निक ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड सोशल अकाउंटिंग। ठीक है, दूसरे में उन्होंने लिखा है अंकेक्षण। पहले में क्या लिखा है? लेखांकन, दूसरे में अंकेक्षण, और फिर तीसरे में उन्होंने अंकेक्षण को भी थोड़ा सा उन्होंने दिया हुआ है कि इसका अर्थ क्या है, उद्देश्य क्या है, फिर आप बताओ सामाजिक अंकेक्षण क्या है, निष्पत्ति अंकेक्षण क्या है, दक्षता अंकेक्षण क्या है, और सरकारी अंकेक्षण भी होता है। सरकार भी अपने लेवल पे जो है वो ऑडिटिंग करवाती है, तो उसके रिगार्डिंग भी बेसिक जानकारी आपको बतानी है। हमारे यहाँ पॉलिटी में जब पढ़ते हैं तो एक सबसे बड़ी संस्था के रूप में सीएजी काम करती है। आर्टिकल कौन से हैं उनके लिए? 148 से लेके 151 तक का रहता है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल एक होता है या बहुत सारे होते हैं? एक ही होता है, वो अकेला सारे काम कर लेता है? स्टेट वाइज भी होते हैं? ओके, और उसके बाद में नीचे का काम कौन करते होंगे? चलो ये करते ही हैं, अभी एक बार चलो बात करते हैं, पूरा सिस्टम से बात करते हैं। एक इसमें टॉपिक दिया हुआ है बजट के रिगार्डिंग, तो 3 चीजें हो गई नॉर्मली। अगर मैं बहुत आसान शब्दों में अगर बोले तो 3 चीजें पढ़नी है हमें। एक पढ़ना है अपने को अकाउंटिंग, जिसे हम बोलेंगे लेखांकन। ठीक है, दूसरा हुआ ऑडिटिंग, जिसे हम बोल देंगे अंकेक्षण, और तीसरा हुआ अपना बजट। ठीक है, और बजट में भी छोटे से 2 टॉपिक डिफाइन करके दिए, उनमें से सीधा सवाल पूछेगा। ठीक है, बट हाँ बजट देख सकते हैं हम, अपनी राजस्थान सरकार का पूरा बैलेंस शीट देख सकते हैं, इंडिया सरकार का भी पूरी बजट बैलेंस शीट देख सकते हैं, ये रहेगा। अब बेसिकली आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा ऑडिटिंग और अकाउंटिंग और ऑडिटिंग का बेसिक मतलब। कोई समझाना चाहेगा अकाउंटिंग क्या होता है और ऑडिटिंग क्या होता है? अंतर है इनमें? जी, ऑडिट कैसे मतलब? ओके, और आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करो, कोई भी इजी लैंग्वेज में। अकाउंटिंग समझाइए ओनली मुझे। यस, ओके, चलो एक इजी वे में समझने की कोशिश करते हैं। अकाउंटिंग लेखांकन, हिंदी में अगर शब्द समझ पा रहे हो तो लेखा प्लस अंकन। जो आप डेली टू डेली कोई काम कर रहे हैं उसको अंकन करना। ठीक है, अब इसके अलग अलग नाम है, पुराने जमाने के हिसाब से हम बही खाता बोल सकते हैं, ये कोई भी कर सकता है। आप जो डेली खर्चा कर रहे हो ना, उसके आपके पास में अकाउंटिंग होनी चाहिए। मतलब मान लीजिए कि एक रिटेल स्टोर है कोई, ठीक है, उस रिटेल स्टोर में कितना सामान है, पूरा उसकी पूरा डाटा लिखा हुआ है। आज के दिन कितना सामान सेल आउट हुआ, आज के दिन कितना सामान उन्होंने खरीदा, पूरा का जितना भी पैसे से रिलेटेड जितना भी लेन देन हो रहा है उस सबको खातों के अंदर लिखना होता है, ये अकाउंटिंग होता है। ठीक है, अकाउंटिंग अकाउंटेंट वाले काम करेंगे। ठीक है, उसके बाद में ये भी चेक करना होता है कि ये अकाउंटेंट्स ने जो लिखा है वो सही लिखा है या गलत लिखा है। कहीं उन्होंने गलत काम तो नहीं कर दिया, इन द सेंस उन्होंने झूठे बही खाते उसमें शामिल तो नहीं कर लिए। मान लीजिए ऐसे एग्जाम के रूप में, एग्जाम्पल के रूप में मान लीजिए कि किसी रिटेल वाले ने या किसी दुकानदार ने अपने यहाँ पे काम करने के लिए किसी एक व्यक्ति को हायर किया हुआ है। ठीक है, और उस व्यक्ति का काम है डेली जो सेल आउट हो रही है या जो उनके पास में जो प्रोडक्ट आ रहा है उस सब का लेखा जोखा लिखना। उसने देखा कि यार ऐसा करते हैं कि अपने फायदे के लिए हम कुछ सामान को चोरी करवा देते हैं और उसे खाते में एक्स्ट्रा शामिल कर देते हैं। तो वो उसकी एक तरीके से त्रुटि हो गई या चोरी करवा दी। उसको चेक करने का काम या तो उसका मालिक करेगा या उसके लिए ऑडिटिंग टीम होगी, ये रहता है। हमारे यहाँ पे आप में से कोई अकाउंटेंट है? क्लर्क जो होते हैं वो अकाउंटिंग का ही तो काम करते हैं, क्लर्क नहीं है कोई भी। ज्यादातर क्लर्कों का काम क्या है? वही रहता है, पूरा का पूरा कोई भी डिपार्टमेंट में एक क्लर्क होता है, उसका काम क्या होता है? जो भी
किसी भी स्कूल में कोई क्लर्क लगा हुआ है तो उसका पूरा काम ये है कि सारे टीचर्स की सैलरी का और बाकी सारे हिसाब किताब लिख के ऊपर भेजना, ठीक है, ये रहता है। उसके बाद में उनका चेक करने के लिए एक टीम होती है, वो ऑडिटिंग करने वाली टीम होती है, वो ऑडिटिंग होता है। तो मतलब किसी भी अंकों का लिखना किसी भी बही खाते में, ये तो हो गया लेखांकन, और उनका चेक करना, बाद में उनमें कोई गलती है, चोरी की गई है, त्रुटि है, गबन है, ये सब चेक करना ऑडिटिंग में रहता है। पूरा एक ऊपर से नीचे तक हायरार्की चलती है दोनों में ही। अकाउंटिंग में भी चलेगी, लोअर लेवल पे पॉवर्ड में पढ़ेंगे तो आप देखेंगे लोअर लेवल पे बहुत सारे लोग रहेंगे, उससे ऊपर आते आते हायरार्की में एक ही व्यक्ति रह जाता है ऊपर की साइड में। ऐसे ही ऑडिटिंग में भी चलती है, दोनों में रहेगी। तो अब बेसिक तरीके से समझ में आया कि क्या अकाउंटिंग क्या हुआ और क्या ऑडिटिंग हुआ, आप बताओ। हम्म। यस। हम्म। यस, जो लेखांकन किया गया है उसको सही से चेक करना, ये किस में हो रहा है, ऑडिटिंग में हो रहा है। ठीक है, तो ये रहता है। चलो एक बार इसका सिलेबस देखा हमने, एक बार प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन देख लेते हैं हम। ठीक है, वैसे ये जो छोटी सब्जेक्ट है इसमें 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन आएंगे या 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 2 वाले और 5 मार्क्स वाले ही सवाल आते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने डाला हुआ है, कौन सा है ये, 2021 वाला। ठीक है, ओके। सवाल है यहाँ पे, ये क्या लिखा हुआ है, दोहरा लेखा प्रणाली। एक सेकंड, मैं अपने मोबाइल में देख लेता हूँ, मेरे पास में पीडीएफ पड़ी होगी। ये दिक्कत है, इसमें पीडीएफ फॉर्मेट में लगा देते तो ज्यादा बेटर था इनका। पहला सवाल है, मिश्रित जनरल प्रविष्टियां क्या हैं? व्हाट आर दी कंपाउंड जनरल एंट्रीज। ठीक है, अब नाम सुन के ऐसा लग रहा होगा कि ये तो बिल्कुल अलग आ गया है, लेकिन अभी हम थोड़ी देर में जब आगे पहले लेक्चर में हम देखेंगे ना, तो उन्होंने एक सिलेबस में डिफाइन किया गया शब्द है दोहरा लेखा प्रणाली। ठीक है, जब दोहरा लेखा प्रणाली पढ़ते हैं तो इसका बेसिक पॉइंट होता है मिश्रित जनरल प्रविष्टि के बारे में। ठीक है, तो बिल्कुल सीधा जैसा सिलेबस में लिखा है ना, मैंने यहाँ पे बस ये दिखाने की कोशिश की है कि आरपीएससी, ये आपके माइंड में फिट बैठाना पड़ेगा आपको। आरपीएससी जो है ना, जो सिलेबस देती है उसी में से पूछती है, ज्यादा गहरा सवाल नहीं पूछती है। आपने बस ये शब्द सुना नहीं है, सिलेबस में नहीं दिखा, तो आपको ऐसा लगा, लेकिन जब भी दोहरा लेखा प्रणाली की शुरू के 5 शब्द भी पढ़ोगे ना, तो उसमें मिश्रित जनरल प्रविष्टि आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, प्रवृत्ति विश्लेषण की किन्हीं 2 विधियों के नाम बताइए। तो अपना वित्तीय विश्लेषण की तकनीकें करके एक टॉपिक दे रखा है, कौन से चैप्टर में है? चैप्टर 2 में, चैप्टर 2 में या चैप्टर 1 में वित्तीय विश्लेषण की तकनीकें? 1 में वित्तीय विश्लेषण की अलग अलग 7-8 टेक्निक्स हैं अकाउंटिंग वाली। तो उसमें ये सीधा सीधा आ जाता है, ये जिसे हम ट्रेंड एनालिसिस बोलते हैं। आप खुद भी करते होंगे ट्रेंड एनालिसिस, जो अखबार में न्यूज आती है, कभी किसी कंपनी का ट्रेंड एनालिसिस चेक करना कि ये कंपनी प्रॉफिट में चल रही है, लॉस में चल रही है, और इनका डेट टू एसेट रेशियो क्या है। तो आप उससे अनुमान लगा सकते हो कि कंपनी आने वाले समय पे, अगर आप कभी कभी स्टॉक मार्केट में पैसा भी लगाते हो, तो आप आने वाले समय पे ये कंपनी बढ़ने वाली है या कम होने वाली है। तो ये ट्रेंड एनालिसिस वाला रहता है, और ये आप हर चीज में कर सकते हो, क्रिकेट में कर सकते हो, एग्जाम में कर सकते हो। एग्जाम का भी ट्रेंड एनालिसिस किया जाता है कि इस बार इस सब्जेक्ट से इतने सवाल आए हैं, तो नेक्स्ट ईयर भी इतने के आसपास आएंगे या इससे ज्यादा आएंगे। उस तरीके से जो है वो आप अनुमान लगा सकते हो, और ट्रेंड एनालिसिस के बाद में आप एक सिस्टमेटिक वे से उस सब्जेक्ट की तैयारी भी करते हैं। अगला सवाल है इसमें, ये जो लिखा हुआ है, उत्तरदायित्व लेखांकन के संदर्भ में 4 उत्तरदायित्व केंद्रों को बताइए। तो सीधा सीधा टॉपिक कौन सा रहा, उत्तरदायित्व लेखांकन, सिलेबस में दिया हुआ है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट में अगर मैं बताऊं आपको, अगला सवाल है, सरकारी अंकेक्षण में सर्वोच्च पद पर आसीन व्यक्ति का पद नाम क्या है? बहुत आसान सा सवाल है, वैसे सब आंसर दे भी सकते हैं इसका। ठीक है, तो उसके बारे में 2-3 लाइन आप लिख सकते हैं। इसमें बोला है, सरकारी अंकेक्षण में सर्वोच्च पद पर आसीन व्यक्ति का पदनाम क्या है? सरकारी में अंकेक्षण क्या भी होता है। ठीक है, तो वैसे भी अपने में सरकारी अंकेक्षण की सामान्य जानकारी करके दे रखा है टॉपिक, तो सीधा आ गया सवाल, उसमें ज्यादा घुमाने का कोई मतलब ही नहीं रहा। अगला सवाल है, सरकार द्वारा शून्य आधारित बजटन को अपनाया गया। तो टॉपिक दिया हुआ है शून्य आधार बजट, तो बिल्कुल नॉर्मल सवाल
ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप ये देखें कि भाई आपके लिए इसको बहुत ज्यादा गहराई में कोई किताब पढ़नी पड़ेगी। अकाउंटिंग ऑडिटिंग के लिए किताब नहीं पढ़नी है, कोई नोट्स आपको जो भी मिल जाए। हमारी तरफ से मैंने जो डिजाइन किए हैं वो अलग अलग, एक तो 3-4 किताब मैंने ली, बट अकॉर्डिंग सिलेबस रखने की कोशिश करी, और उसके बाद में 3-4 कोचिंग्स के जो भी बेस्ट मटेरियल है उनको लेके फिर मैंने अपने हाथों से डिजाइन किया हुआ है। तो अगर आप ये पढ़ोगे तो 20 में से 20 नंबर का भी मिल सकता है, और अगर कोई एक आध 2 नंबर का सवाल कठिन दे दिया तो लास्ट 18 नंबर का। बट ये 40-45 पेज है, इनसे बाहर एक भी सवाल नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये बिलीव करके उन चीजों को रिवाइज करना होगा। बहुत सारी चीजें ऐसा भी हो सकता है आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझ में नहीं आया, अब वो जरूरत नहीं है कि आप उस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए अपना 2-3 घंटे एक्स्ट्रा जाएं। बेटर होगा कि अगर कोई एक लाइन याद करनी है तो वो लाइन याद करके आगे बढ़ लो, क्योंकि आरपीएससी नहीं चाह रही कि आपको अकाउंटेंट बनाया जाए या आपको ऑडिटर बनाया जाए। आरपीएससी आपसे ओनली बेसिक जानकारी चाह रही है। बेसिक अगर एक्स्ट्रा ज्ञान लेना है तो पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री इन सब्जेक्ट में लो। इन सब्जेक्ट को अभी वैसे मैं बोलूंगा दूसरे सर सोशियोलॉजी पढ़ाएंगे आपको, वो हो सकता है कि आपको सोशियोलॉजी बहुत गहराई से करा दें। ठीक है, लेकिन सोशियोलॉजी इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि आप 2 साल लगा लो, 3 साल लगा लो, पूरी जिंदगी लगा दो, सोशियोलॉजिस्ट बन जाओ। बहुत सारे हैं टीवी पे बैठने वाले, प्रोग्राम करने वाले होते हैं जो सोशियोलॉजी पूरी जिंदगी निकाल देते हैं, किताब लिखते हैं। ठीक है, एम श्रीनिवासन वगैरह है, या आज के टाइम पे योगेंद्र यादव जी हैं, उन्होंने पूरी जिंदगी निकाल दी सिर्फ समाज को समझने पे। अब समाज को नहीं समझा जा सकता, समाज तो अथा है, तो उसको क्या चीज डायनेमिक भी है, हर टाइम पे चेंज होता रहता है। मीन्स टेक्नोलॉजी के साथ चेंज होता है समाज, पॉलिटिकल कंडीशंस के साथ में चेंज होता है, इकोनॉमिकल कंडीशन जैसे चेंज होती है तो उसके साथ में चेंज होता है। बट हो सकता है कि सर उसमें आपको बहुत सारा ज्ञान देंगे, फिर भी उनसे आप कोशिश करना कि बीच बीच में उन्हें बोलो सर कि आप इसे ओनली सिलेबस पे रखें तो ज्यादा बेटर रहेगा। नहीं, इनडायरेक्टली बाद में बोल सकते हो ना। बाकी उनके पास नॉलेज ज्यादा है एक्चुअली में, मैं भी जैसे मिला हूँ, कुरी सर है उनका नाम, क्या नाम है, शेर सिंह जी, उनके पास बहुत डीप नॉलेज है। अब सोशोलॉजी उन्हें पूरा पीएचडी की हुई है। अब निश्चित सी बात है अगर कोई सोशोलॉजी वाला और फिलॉसफी वाला बंदा वो पीएचडी करके बैठा है तो वो अपनी फिलॉसफी और सोशोलॉजी झाड़ेगा, निश्चित सी बात है। क्योंकि वो ज्ञान तो निकालना पड़ेगा ना उन्हें, क्योंकि वो ज्ञान है उनके पास में, वो निकाले तो कोई दिक्कत नहीं है, लाइफ टाइम काम आ जाएगा। बट आपके लिए अगर आपने समाज को भी सही तरीके से समझ लिया तो वो लाइफ टाइम काम आ सकता है। वो बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट ऐसे बता सकते हैं जो जिंदगी जीने के लिए अच्छे हो सकते हैं। ठीक है, तो ये 2-2 नंबर के तो बिल्कुल सीधे सवाल है, इनमें कहीं आपको कुछ अजीब लग रहा है कि भाई कोई एलियन सवाल पूछ लिया हो सिलेबस के अलग से। अगला सवाल है, इसमें सीधा सवाल है, उचित उदाहरण देते हुए लेखांकन की दोहरी प्रविष्टि प्रणाली के संदर्भ में दो द्विपक्ष की अवधारणा को बताइए। तो ये दोहरा लेखांकन प्रणाली का सीधा सीधा सवाल था 5 नंबर का। ठीक है, ये नॉर्मल रहने वाला है। ओके, एंड अगला और देखते हैं, नीचे तो है बट ओके, ये है अपना अगला सवाल। मैं बोल देता हूँ, बस बोल रहा हूँ ओनली, आप सुनते रहिए। एक 5 नंबर का और सवाल था जिसका नाम था निष्पादन बजटिंग व सरकार एवं सार्वजनिक उपक्रमों के लिए उपयोगी है क्यों। तो एक टॉपिक चैप्टर नंबर 3 में था। ठीक है, सीधा सीधा पूछा है निष्पादन बजट के महत्व बता दीजिए या क्यों यूजफुल है वो बता दीजिए। तो बेसिकली अगर आप थोड़ा सा वो पढ़ोगे ना निष्पादन बजटिंग, तो वो आप क्लियर कर पाओगे उस चीज में। अब मैं 2020 वाला भी बता देता हूं आपको, 2018 वाला, बीच में तो हुआ ही नहीं था, 2018 वाला जल्दी जल्दी आप बताते चलना कि कौन कौन से टॉपिक में से। मैं बोलता चलूंगा, आप टॉपिक बताते चलना, सवाल बोल रहा हूं मैं। कुशलता अंकेक्षण को परिभाषित कीजिए। अंकेक्षण का सब टॉपिक बताइए कौन सा है। दक्षता अंकेक्षण। दक्षता अंकेक्षण को कुशलता अंकेक्षण भी बोलते हैं। ठीक है, तो वो यहाँ पे, चलो मैं पेज चेंज कर देता हूं, अब तब बताना। चलो नेक्स्ट सवाल, इसमें सवाल है वित्तीय विवरण पत्रों के विश्लेषण के संदर्भ में अनुपात विश्लेषण क्या है। पहली बात तो टॉपिक बताओ, फिर उसके बाद सब टॉपिक बताओ। टॉपिक हुआ अपना अकाउंटिंग वाला। ठीक है, उसमें वित्तीय विश्लेषण की टेक्निक दी हुई है जी। उन टेक्निक में से एक टेक्निक है अनुपात विश्लेषण, रेशियो एनालिसिस। ठीक है, तो ये उसकी 7-8 टेक्निक है, मेरे उस नोट्स में मैंने डाला हुआ है। 10 टॉप मैंने एनालिसिस डाल दिए हुए हैं, होने को तो 50 हो सकती है बट टॉप 10 डाल दिए मैंने, इतना हो सकता है। ठीक है, तो वित्तीय विवरण विश्लेषण की टेक्निक में से सीधा सवाल है। ओके,
उसके बाद में बजटन से आप क्या समझते हैं, टॉपिक बताओ। तीसरा सीधा सा, बजटन से क्या समझते हैं, सीधा है। सामाजिक अंकेक्षण क्या है, 2 नंबर का सवाल है ये, दूसरा यूनिट में, और वहां क्लियर सब टॉपिक लिखा हुआ है, सामाजिक अंकेक्षण लिखा है ना, ये देख लो आप उसमें। ओके, एक सवाल ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग था, उसमें 2018 में एक टॉपिक और जुड़ा हुआ था। वहां सवाल है, कार्यशील पूंजी की परिचालन चक्र की अवधारणा क्या है, और उस समय टॉपिक लिखा हुआ था कार्यशील पूंजी करके, ठीक है, चैप्टर नंबर 3 में लिखा हुआ था शायद। तो कार्यशील पूंजी का सीधा सवाल था। अब आप हटा दिया उसको, तो अब नहीं पढ़ना है, बिल्कुल नहीं पढ़ना है कार्यशील पूंजी क्या होता है। वैसे कैपिटल, वर्किंग कैपिटल के लिए मनी चाहिए होता है, कार्यशील पूंजी कोई समझाएगा क्या हो सकती है कार्यशील पूंजी। मीन्स नॉर्मल सा आसान, जैसे यहाँ पे ये अपना कोचिंग चल रहा है, इसमें इनकी डे टू डे परफॉर्मेंस के लिए, डे टू डे काम के लिए पैसा चाहिएगा, यानी इसको रन करने के लिए आपको डेली पैसा चाहिएगा, वो वर्किंग कैपिटल कहलाएगी कार्यशील पूंजी, ठीक है। तो वो टॉपिक नहीं रहा तो वो नहीं पढ़ना है, ठीक है, बट सीधा सवाल था। एक 2016 वाला भी, ये भी आप खुद बताएंगे, वो तो मैंने डाला ही नहीं है इसमें। वित्तीय विश्लेषण के कोई 2 उद्देश्य बताइए, टॉपिक एंड सब टॉपिक। अकाउंटिंग वाला टॉपिक हो गया, उसका सब टॉपिक हो गया वित्तीय विश्लेषण वाला। 8-10 तो पढ़ लेंगे, उनमें से 2 पूछिए उसने, कोई भी 2 बोल देना है उसमें। शुद्ध कार्यशील पूंजी से आप क्या समझते हैं, तो इसमें नेट वर्किंग कैपिटल, तो ये टॉपिक था उस समय, तो कार्यशील पूंजी का वो पूछा है। एक सवाल है 2 नंबर का, सामाजिक लेखांकन को परिभाषित कीजिए, टॉपिक टॉपिक कौन सा हुआ, अकाउंटिंग वाला, और सब टॉपिक कौन सा हुआ, ओके। उसके बाद है उत्तरदायित्व लेखांकन की कोई 2 सीमाएं बताइए, टॉपिक टॉपिक अकाउंटिंग हो गया, और उसका एक सब टॉपिक है, हाँ, ये उत्तरदायित्व वाला रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग वाला जो है वो सब टॉपिक हो गया उसमें। एक है अपना, 2 फॉर्मूले पूछे उन्होंने, शोध क्षमता अनुपात और ऋण क्षमता अनुपात। अनुमान नहीं, नहीं वर्किंग का नहीं है, अनुमान लगाओ क्या हो सकता है, सॉल्वेंसी रेशियो और डेट टू इक्विटी रेशियो। टॉपिक बताओ कौन सा होगा, अकाउंटिंग टॉपिक होगा, और इसका सब टॉपिक कौन सा होगा, वित्तीय विश्लेषण की तकनीकें, ठीक है, वित्तीय विश्लेषण तकनीकें, ये सब टॉपिक होगा इसका। और 5 नंबर के 2 सवाल और हैं, वो भी फाइनल कर लो ताकि आप, स्थिर व लोचशील बजट में 5 अंतर बताइए, तो ये बजटन वाला टॉपिक हो गया, उस समय तो सिलेबस में लिखा भी था ये पूरा। और उत्तरदायित्व लेखांकन का अर्थ और उत्तरदायित्व केंद्रों के नाम लिखिए, ठीक है, तो ये सीधा सीधा आ गया उसमें, ठीक है। एक तो आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी सीधे अपनी वाली, तो ये पीडीएफ है आपकी 45 पेजेज के आसपास की है, और इसमें हैंड रिटन नोट्स है मेरे कंप्लीट, ये मेरी हैंड राइटिंग है, ठीक है, मैं आईपैड के थ्रू लिखता हूँ। वैसे पीडीएफ अच्छी क्वालिटी की है ये, बट ये इमेज में लेने के बाद में यहाँ पे थोड़ा सा सही नहीं आ रही है, इसे डायरेक्ट पीडीएफ में पढ़ते तो फटने वाली नहीं थी, फुल एचडी हो सकती है, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 1 का, बस ये इंट्रो देख लेते हैं, बाकी चैप्टर कल पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत और जानकारी ले लेंगे अभी। चैप्टर नंबर 1, ठीक है, इसके ये हुए अपने अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। सिलेबस में क्या लिखा है, उन्होंने लिखा है लेखांकन, फिर उन्होंने बोला हुआ है दोहरा लेखा प्रणाली जो है उसके बारे में बताइए, डबल एंट्री सिस्टम के बारे में, फिर उन्होंने वित्तीय विवरण की तकनीकें उनके बारे में बात करनी है, फिर उन्होंने बोला है उत्तरदायित्व एवं सामाजिक लेखांकन, ठीक है। और हम जो पढ़ेंगे तो थोड़ा एक्स्ट्रा देख लेंगे, पहला चैप्टर ही बड़ा है, बाकी दूसरे चैप्टर और छोटे हैं उसमें। पहले तो हम देख लेंगे कि लेखांकन का अर्थ क्या है और परिभाषा क्या है, वही परिभाषा रहेंगी नॉर्मल सी, ज्यादा। एक चीज और, आप ये कुछ लोगों के दिमाग में एक कॉन्सेप्ट भी हो सकता है कि आरएस में जब मेंस में एग्जाम लिखने जाएंगे तो हमें वहाँ बहुत सारी कॉम्प्लेक्स शब्दावली यूज करनी चाहिए, क्या मतलब उर्दू के शब्द, हिंदी के ऐसे शब्द जो कहीं किसी ने नहीं सुने हो, इंग्लिश के बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स शब्द। आरएस आंसर राइटिंग में सबसे बेस्ट तरीका होता है चीज़ों को सिंपल रखने का। जितनी आसान भाषा में आप शब्दों को एक्सप्लेन करोगे उतने ज़्यादा आपको मार्क्स मिलने की संभावना रहेगी, ठीक है। और यहाँ पे आपको शायद और भी इन्होंने सर ने बताया होगा, जब भी चीज़ों को आप आंसर राइटिंग करें तो एक की पॉइंट पे बहुत फोकस करना होता है आपको,
किसी भी टॉपिक को आप लास्टली, जैसे लेखांकन वाला पढ़ोगे ना, इस पूरे लेखांकन के चैप्टर को लास्ट में एक पेज में समराइज कर सकते हो आप। पॉलिटी जब पढ़ोगे ना, पॉलिटी में बड़े बड़े टॉपिक को 1 या 2 पेज में समराइज कर सकते हो, और वो क्या होता है, की पॉइंट। कोई भी टॉपिक पढ़ा, मूल अधिकारों वाले टॉपिक पढ़े, तो मूल अधिकारों के ओनली की पॉइंट आपको रटे हुए होने चाहिए, जो आप उसमें एग्जाम में लिखोगे तो एग्जामिनर को क्लिक करेगा कि यार ये इसने की पॉइंट लिख दिया है। की पॉइंट मतलब वो फोकस पॉइंट होना चाहिए, जिससे बस पता चल जाए इसको डीप नॉलेज है। हवाई बातें बनाने से काम नहीं, की पॉइंट वाला रहेगा। तो आप किसी भी चैप्टर को, यहाँ पे भी मैं हर चैप्टर को समराइज करके एक एक पेज में भी डाला हुआ है, ठीक है। तो की पॉइंट पे फोकस करना है। दूसरा, जब भी आप नोट्स के थ्रू में दिखा देता हूं, जब भी आप आंसर राइट करो ना, तो कोशिश करो उन चीजों को बिल्कुल टू द पॉइंट लिखने की कोशिश करो। इसे मैं चाहता तो पैराग्राफ फॉर्मेट में भी लिख सकता था, पूरा का पूरा लाइन बना के पूरा लिख सकता था, ठीक है। तो जैसे लेखांकन की प्रमुख प्रणालियां, तो मैं बोलता लेखांकन की प्रमुख प्रणालियों में नगद लेन देन की प्रणाली प्रमुख है, ठीक है। इसके अलावा दूसरी प्रणाली एकेरा लेखा प्रणाली है, जो कि पुराने जमाने में यूज होती थी। आज के समय पे दोहरा लेखा का प्रणाली यूज की जाती है, भारतीय बही खाता प्रणाली भी है। इस चीज को मैं आपको पैराग्राफ फॉर्मेट में भी लिख देता, लेकिन उस चीज को पढ़ने में आपको टाइम लगता, क्योंकि आपको लाइन बाई लाइन जाना पड़ता। अभी आप जैसे देखोगे ना, तो 5 सेकंड के अंदर पूरा क्लिक हो गया, आपको 4 पॉइंट है, बात खत्म सीधा। ये आपको मेंस की आंसर राइटिंग के टाइम पे भी रखना है। की पॉइंट और की पॉइंट को फ्लो चार्ट के रूप में या इस तरीके से बना के बताया होगा थोड़ा बहुत, तो नहीं तो धीरे धीरे हम लेक्चर्स लेंगे तो उसमें बताते चलेंगे। इस तरीके से फ्लो चार्ट अलग अलग बना सकते हो, फ्लो चार्ट के रूप में बना के उस चीज को समराइज कर देना होता है आपको, ठीक है। तो ये आप समझ में आई बेसिक चीजें। ओके, तो ये सब टॉपिक है, सब टॉपिक देखते हैं। लेखांकन का अर्थ और परिभाषा, लेखांकन की आवश्यकता क्यों पड़ी, कोई बताओ चलो। पढ़ने वाले तो हैं, बस आपके भी व्यू बता दो आप, क्या जरूरत है लेखांकन की। देखो, डे टू डे आपके 50 काम होते हैं। पहली बात तो माइंड में याद नहीं रख सकते, ठीक है। आपने किसको पैसा दिया, किससे पैसे लिया, आप डेली काम कर रहे हो, याद नहीं रहने वाले हैं, ठीक है। सुव्यवस्थित लाइफ है ही नहीं आपकी। अगर आप चीजों को मैनेज कर लोगे और उनको प्रॉपर तरीके से लिख लोगे, तो चीजों में आसानी हो जाती है। आप अपनी कमियां ढूंढ पाते हो। जब वित्तीय विश्लेषण की तकनीक आएंगी, उस अकाउंटिंग में से निकल के आएंगी कि पिछले हमने साल भर में क्या क्या कमियां की, कहाँ कहाँ पे हमने घाटा खाया, कौन कौन से प्रोडक्ट हमारे लिए नुकसानदेह हैं जिनको हम हटा सकते हैं। तो वो लेखांकन रहता है। पुराने समय पे भी, अब वैसे भी अपनी लाइफ का आप देख लो, अगर लाइफ का आपके घर का खर्चा होता है, मान लीजिए मंथली खर्चे में होता है कि 10,000 से 15,000, 10,000 रुपए खर्च होते हैं, तो आप मोस्टली सब चीजों को लिखते होंगे कि हमारा इस चीज में खर्चा हुआ। आप भले ही तेल लेके आए हो, रसोई का सामान लेके आए हो, घर का कोई बड़ा सामान मंगाया है, तो उसको लिख लेना होता है। नहीं लिखोगे तो खर्चा, आप मानो या नहीं मानो, आपका जितना होना चाहिए उससे ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि वो मैनेज नहीं है चीजें, तो वो एक्स्ट्रा हो जाता है आपका, ठीक है। तो इस चीज के लिए बेसिकली तो कॉन्सेप्ट समझने के लिए लेखांकन की कुछ विशेषताएं, इसका चरण क्या है, लेखांकन का इतिहास देखना है। ये 2 शब्द आते हैं, पुस्तपालन क्या है, लेखाकर्म क्या है, ये देखना है। लेखांकन की प्रमुख प्रणालियों, जिनमें से सबसे इंपॉर्टेंट हमें फोकस करना है दोहरा लेखन प्रणाली पे। फिर हम बात करेंगे खातों के प्रकार कितने होते हैं। फिर उसके बाद में बात करेंगे जो अपने सिलेबस में दिया हुआ है, वित्तीय विश्लेषण की तकनीकें। फिर उसके बाद में लेखांकन की शाखाओं में सामाजिक दायित्व एवं सामाजिक दायित्व लेखांकन, सामाजिक लेखांकन और दायित्व लेखांकन, और लेखांकन सूचना के उपयोगकर्ता। बेसिकली जहां जहां पे मैंने ग्रीन किया हुआ है वो तो सिलेबस में है, बट ये जो चीजें हैं वो इसलिए डाली हुई है कि आप चीजों को समझ सको, बस एक्स्ट्रा थोड़ा सा पहले चैप्टर में आप नॉलेज ले सको, ठीक है। चलो आप बताओ, थोड़ा सा समझ में आया कि लेखांकन क्या है। हम्म। अकाउंटिंग और ऑडिटिंग, दोनों का अंतर समझ में आ गया। हम्म। हाँ जी, आप बताओ, अकाउंटिंग का मतलब और ऑडिटिंग का मतलब, दोनों में डिफरेंस। एक जस्ट सिंपल वर्ड्स में समझाना है, ऐसा आपको परिभाषा डिजाइन नहीं करनी है, आप बस ऐसा समझा दो कि सब लोगों को समझ में आ जाए कि अकाउंटिंग क्या हो रहा है। हाँ हाँ बोलो। हाँ हाँ। हाँ, जो लेखांकन किया है
उसको चेक करना, उसकी जांच करना ऑडिटिंग होता है, बस सीधा सा अंतर रहता है। वैसे अगर हम देखें लेखा प्लस अंकन, ये तो अकाउंटिंग हो गया, और इधर का होता है अंकेक्षण। अंक प्लस इक्षण होगा क्या, कि सही है? अंक का इक्षण का मतलब चेकिंग करना, ठीक है। तो ये बिल्कुल सीधा सीधा इसकी परिभाषा हो गई। अब जैसे अब मैंने नोट्स में डाला हुआ है यहाँ पे, ओके, परिभाषा, किसी व्यावसायिक इकाई जिसमें दुकान शामिल हो सकता है, कंपनी शामिल हो सकती है, या संस्थान हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है, व्यावसायिक इकाई होना। इवन इफ यहाँ पे तो क्या है कि ये अकाउंटिंग जो है ना, ये प्रॉपर तरीके से होती है इन जगहों पे। बाकी अकाउंटिंग आपके घर में भी होती है। आपके घर वाले माता पिता पूरा महीने का जो लेखा जोखा रखते हैं ना, वो अकाउंटिंग एक्चुअली में। इस महीने में कितना पैसा खर्च किया, वो उनका लेखांकन हो गया, उनका अकाउंटिंग हो गई। तो हम अगर यूज कर रहे हैं तो उसमें कि कोई दुकान, कंपनी या कोई संस्थान जो व्यावसायिक इकाई है, कमर्शियल यूनिट, बेसिक है। इसमें कुछ समझने का कोई पॉइंट थोड़ी है। व्यावसायिक इकाई क्या होता है, कोई सवाल है? व्यावसायिक इकाई क्या होता है, ऐसा कोई सवाल तो नहीं है, ठीक है। जिससे पैसों का लेन देन हो रहा है वो व्यावसायिक इकाई हो गई, ठीक है। प्रतिदिन होने वाले वित्तीय लेन देन को लिखने की कला क्या कहलाती है? लेखांकन कहलाती है। परिभाषा याद हो जाएगी, ठीक है। 2 नंबर में अब आपसे पूछ ले तो बस आपको ये सीधी सीधी परिभाषा लिखना है। आपको ये नहीं सोचना है कि सर इसमें और कोई गहरा सा शब्द लिख देते तो शायरी जैसा कुछ अच्छा फील हो जाता। ऐसा होता है ना काफी बार कि यार हमें कोई परिभाषा लिखनी है तो उसमें 4-5 शब्द ऐसे डालने चाहिए जो बहुत ज्यादा कठिन हो, और उससे देख के ये लगे कि यार इसके पास में तो बहुत अलग ही नॉलेज है, डीप नॉलेज है। तो बस सीधा होना चाहिए, ज्यादा गहरा के मतलब आप गहराई में मत जाओ इस चीज में, बस इतना है। किसी व्यावसायिक इकाई जिसमें कोष्टक में आप लिख दो दुकान, कंपनी या संस्थान, उनके दिन प्रतिदिन के जितने भी वित्तीय लेन देन होते हैं उनका लेखांकन क्या लिखना क्या कहलाता है? लेखांकन कहलाता है, ठीक है। लेख प्लस अंकन यानी हिसाब किताब रखना, ठीक है। वैसे समझ में आई गया बेसिकली। लेखांकन का अर्थ क्या हुआ? आर्थिक व्यवहारों को लेखा पुस्तकों में दर्ज करना, जिसके लिए विकसित प्रणालियों में एक मुख्य प्रणाली दोहरा लेखा प्रणाली है, जो कि हम आगे पढ़ने वाले ही हैं, ठीक है। उसके अलावा कुछ परिभाषा अगर कोई और अलग तरीके से पूछना चाहे या लिखना चाहे तो मैंने यहाँ पे अमेरिकन अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोर्ड है एक, जो अकाउंटिंग के रिलेटेड जो है वो ऑल वर्ल्ड लेवल पे जानकारियां देता है, तो उन्होंने परिभाषा दे रखी है, तो ये रट लेना। वैसे चीज वही है, बट रट लेना। अगर बाई चांस उसने पूछ लिया कि अमेरिकन अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोर्ड के अनुसार लेखांकन की परिभाषा लिखी है, तो ये आपको याद हो जाएगी। वैसे तो देखो क्या है, लेखांकन एक सेवा क्रिया है। सेवा क्रिया जानते हैं? सर्विस सेक्टर, ठीक है। सर्विस सेक्टर, अच्छा कितने सेक्टर होते हैं इकोनॉमी में? 3 सेक्टर होते हैं। पहला प्राइमरी, दूसरा, हाँ ये तो हो गए उनके नाम। अब पहले में कौन कौन से एग्जाम्पल आएंगे? किससे रिलेटेड? नहीं, प्रोडक्शन सेकेंडरी, प्रोडक्शन सेकेंडरी में। ये मेनली पहला वाला जो हो गया ना, पहला वाला ये हो गया, प्रकृति ने जो हमें दिया है ना, वो सब प्राइमरी में आ गया। यानी भगवान ने जो पदार्थ हमें पहले से बना बनाया दे दिया है, वो किस में आ गया? प्राइमरी में। अगर आप खनन कर रहे हैं तो वो किस में आ जाएगा? प्राइमरी में आ जाएगा। खनन की प्रक्रिया सेकेंडरी में आएगी, लेकिन वो जो खनिज है ना वो किस में आ जाएगा? प्राइमरी में आ जाएगा, ठीक है। उसको निकालना, लेकिन खनिज जो है, मिनरल्स जो है वो प्राइमरी में आ जाते हैं। आप गाय भैंस आप पालते हैं जैसे, उनमें तो वो भगवान के द्वारा आपको दिए गए सिस्टम है कि आप इनसे दूध निकाल सकते हैं और बाकी चीजों में भी यूज कर सकते हैं, तो वो किस में आ गया? प्राइमरी में। आपने बीज डाल दिया, वहां पे फसल उग गई, तो किस में आ जाएगा? प्राइमरी में। इसमें किसका रोल है? प्रकृति का रोल ज्यादा है, ठीक है। फिर दूसरा आता है सेकेंडरी। सेकेंडरी में क्या होता है कि जो प्राइमरी से माल निकल के आया है, हम उसे नॉर्मली रॉ मटेरियल बोलते हैं, ठीक है। उसको हम प्रोसेस करके एक नया उत्पाद बना देते हैं, उसमें वैल्यू एडिशन कर देते हैं, ठीक है। वो क्या हो जाता है? सेकेंडरी वाला। एग्जांपल बताओ सेकेंडरी के कुछ। कंस्ट्रक्शन, ठीक है, निर्माण और विनिर्माण वाला, ठीक है। एंड जितनी भी कंपनियां काम कर रही हैं, अगर कोई कार बन रही है तो वो किस में आ जाएगी?
जो कंपनी है कार बनाने वाली, बाइक बनाने वाली कंपनी कोई भी, वो सेकेंडरी सेक्टर में आ जाएगी। ठीक है, अब जैसे ये बिल्डिंग बन रही है, ये बिल्डिंग बनी होगी तो वो किस सेक्टर के अंदर आई होगी? सेकेंडरी। उसमें कंस्ट्रक्शन हो रहा है। दो शब्द हैं, निर्माण और विनिर्माण। अंतर है कुछ? निर्माण को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? और निर्माण को बोलेंगे कंस्ट्रक्शन, और विनिर्माण को बोलेंगे मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, निर्माण के अंदर मेनली आपका रियल एस्टेट वाला पोर्शन आ जाता है, जिसमें कहीं पे भी कोई बिल्डिंग बनाई जा रही है, कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, बिल्डिंग से रिलेटेड या ब्रिज वगैरह, रोड का कंस्ट्रक्शन हो या रेल का कंस्ट्रक्शन हो, ये सब इसके अंतर्गत आ जाते हैं। ये हो जाता है अपना निर्माण, कंस्ट्रक्शन। और विनिर्माण में क्या हो रहा है? एक एक भी रॉ मटेरियल एक साइड में, बीच में कंपनी, और उससे प्रोसेस करने के बाद में अपना नया उत्पाद बन रहा है, वो सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आ रहा है, और वो किस में आ रहा है? विनिर्माण के अंदर आ रहा है। ठीक। और टर्सरी सेक्टर में क्या होता है? सेवाएं। सेवाओं में वैसे समझाना चाहिए कि किसी को परिभाषा के रूप में समझाना हो तो कैसे समझाएं इसे? एग्जाम्पल तो आप दे दोगे, चलो बैंकिंग का एग्जाम्पल दे दिया आपने, और एग्जाम्पल दो। रेस्टोरेंट, ओके। एजुकेशन, हॉस्पिटल, और आईटी सेक्टर, और ट्रांसपोर्ट, ये सारे हो गए उसमें। अब इसमें आप बताओ कि किसी को समझाना हो परिभाषा के रूप में तो कैसे समझाओगे? कैसे बताना होगा आपको? देखो, कोई आइडिया लग रहा होगा, आसानी से बता सकते हो ऐसा। इनमें कोई नया उत्पाद तो बन नहीं रहा है। यस, सर्विस सेक्टर में मतलब ये कि पहली बात तो इसमें एक कंडीशन है, कोई भी नया उत्पाद नहीं बन रहा है इसमें कहीं पे भी। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, कोई नया उत्पाद बन रहा है मूर्त रूप से? मूर्त का मतलब जो दिखना चाहिए वो उस तरीके से। अगर बोतल कोई बनाई गई है कंपनी के द्वारा, तो पहले प्लास्टिक मटेरियल लिया गया होगा, उसको फिर मैन्युफैक्चर करके बोतल बना दिया, नया उत्पाद बन गया। मोबाइल बनाने वाली कंपनी ने बहुत सारे रॉ मटेरियल लिया होगा, प्रोसेस करके मोबाइल बना दिया होगा। लेकिन अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं कुछ तो ट्रांसफर कर रहा हूं बस। ठीक है, वो नॉलेज जा रही है, आपके पास में जा रही है, और आपके पास में वो पहुंच रही है, लेकिन वो मूर्त नहीं है, दिख नहीं रहा है वो। तो ये एजुकेशन सिस्टम हो गया। सर्विस सेक्टर में सेवाएं दी जा रही हैं, यानी इसमें कोई नया उत्पाद नहीं बनता है, लेकिन दूसरे सेक्टर्स के लिए सर्विस प्रोवाइड की जाती है, और अमूर्त गुड्स जो है वो ट्रांसफर किए जाते हैं। गुड्स मतलब उत्पाद, अमूर्त जो दिख नहीं रहे हैं। मैं आपको नॉलेज के रूप में सारी चीजें ट्रांसफर कर रहा हूं। ठीक है, हॉस्पिटल, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर के पास में जाके 500 रुपए की पर्ची कटाई, डॉक्टर ने 2 मिनट आपको देखा, 2-3 उसने कुछ लिख दिए, उसने कुछ उत्पाद बनाया? कोई नया उत्पाद बना? नहीं बना, बिल्कुल भी कोई। ऐसा तो नहीं है डॉक्टर के पास जाने के बाद कोई उत्पाद बन रहा है। दिमाग में कोई कॉन्सेप्ट क्लियर? हाँ, तो कोई नया उत्पाद नहीं बना, और वो क्या हो गया, यानी नया उत्पाद नहीं बन रहा है, आपको सेवा मिल गई, सेवा के रूप में आप दवाई लेके आ गए, आपकी बीमारी सही हो जाएगी। और उसमें एक साइड से डॉक्टर का नॉलेज था, उस डॉक्टर का नॉलेज का ट्रांसफर दुकानदार के थ्रू आपके पास में पहुंच गया। नॉलेज ट्रांसफर नहीं हुई है, लेकिन वो सेवा आपके पास पहुंच चुकी है। उसके अलावा ट्रांसपोर्ट में जा रहे हैं आप, तो ट्रांसपोर्ट में भी कोई नया उत्पाद नहीं बन रहा है। ऐसे ही अकाउंटिंग में भी कोई नया उत्पाद नहीं बन रहा है। ठीक है, अकाउंटिंग में जो आज दिन भर का लेखांकन जो भी काम हुआ है, वित्तीय लेन देन हुआ है, उसको आपने किसी किताब में लिख दिया है, नया उत्पाद नहीं बना है। ठीक है, तो उन्होंने जब परिभाषा दी तो उन्होंने पहला पॉइंट बोल दिया, लेखांकन एक क्या है? सेवा क्रिया है। ठीक है, इसका कार्य व्यावसायिक इकाइयों के बारे में मुख्यतः वित्तीय प्रवृत्ति के परिणामात्मक सूचना देना है, जो वैकल्पिक व्यवहार क्रियाओं में तर्कयुक्त चयन द्वारा आर्थिक निर्णय लेने में उपयोगी है। ठीक है, अब पूरा पढ़ेंगे तो ये थोड़ा सा आपको अजीब सा लगने लग गया होगा। ठीक है, ये तो बाद में याद कर लेना, बट बेसिकली कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं वो? पहला शब्द उन्होंने बोला सेवा क्रिया है, दूसरा उन्होंने बोला कि व्यावसायिक इकाइयों के अंदर होने वाली है। ठीक है, तीसरा उन्होंने बोला मुख्यतः इसमें वित्तीय प्रवृत्ति यानी पैसे के रिगार्डिंग, और फिर उन्होंने बोला परिणामात्मक। परिणाम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एक परिमाण है ये शायद। हाँ, परिमाण होना चाहिए, क्वांटिटी से रिलेटेड है। ठीक है, क्वांटिटी से रिलेटेड परिणाम लिख दिया मैंने इसमें। ये ओके ओके, इट्स ओके।
परिणाम ही है एक्चुअली में। वैसे वित्तीय प्रवृत्ति में परिणामात्मक सूचना का मतलब ये रिजल्ट ओरिएंटेड, लास्ट में आपको पता चलने वाला है कि कितनी चीजें आई कितनी आई, परिणामात्मक यही है, ठीक है। बाकी यहाँ पे वो शब्द होता तो भी कोई बात नहीं, वो वित्तीय में ऑटोमेटिक इनबिल्ट हो गया, पैसा है तो ऑटोमेटिक पैसा तो अकाउंटिंग में वो परिणाम ही होगा, क्वांटिटी होगा। दो शब्द हैं, आप कॉन्सेप्ट में, ठीक है। परिणाम का मतलब रिजल्ट, और परिमाण का मतलब क्वांटिटी, ठीक है। अब वित्तीय प्रवृत्ति आते ही ऑटोमेटिक परिमाण आ चुका है, तो उसमें अलग से लिखने की जरूरत है नहीं। और वित्तीय प्रवृत्ति को लिखने के बाद में आपके सामने एक सीट आ जाती है पूरी की पूरी, वो किस किस बेस पे बात बोली है उन्होंने, परिणामात्मक। आप आगे इससे कुछ रिजल्ट निकाल सकते हो उस सीट को देखने के बाद में, ठीक है। वैकल्पिक व्यवहार क्रियाओं में तर्कयुक्त द्वारा आर्थिक निर्णय लेने में उपयोगी है। परिणाम निकलने के बाद में आप किस तरीके से उस कंपनी को आगे बढ़ाना है, क्या क्या उत्पादों को प्रमोट करना है, किन उत्पादों को कम करना है, कहाँ पे घाटा खाया, बस वो उससे आप आर्थिक निर्णय ले सकते हो। और वही हमारे ट्रेंड एनालिसिस भी है, ठीक है, वो अलग अलग टाइप है। अब की पॉइंट मैंने यहाँ पे की पॉइंट डाले हुए हैं, तो की पॉइंट आप देखिए। अब आपको ये 6 की पॉइंट रटे होने चाहिए। पहली बात तो सेवा क्रिया, दूसरा व्यवसायिक इकाई, तीसरा वित्तीय प्रवृत्ति, अगला परिणामात्मक, मैंने यहाँ पे गलती किया हुआ एक्चुअली में, परिणामात्मक सूचना, अगला है गैर वित्तीय, और आगामी निर्णय, ठीक है। इसमें गैर वित्तीय वालों को पॉइंट भी छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। इतना 5 की पॉइंट अगर आपको याद रह गए ना, तो आपसे अगर अब लेखांकन में कोई भी परिभाषा पूछ ले किसी भी तरीके से, किसी के नाम से भी पूछ ले, इन 5 की पॉइंट से आप इधर उधर घुमा के डाल देना, ठीक है। अब ये 5 की पॉइंट है, आप एक एक करके बोलो बिना देखे, मैं इसे हटा देता हूं। सेवा क्रिया, अगला व्यवसायिक इकाई, अगला कौन सा, वित्तीय प्रवृत्ति, परिणाम, परिणामात्मक करो उसे, एक्चुअली में परिणाम मैंने वो क्वांटिटी वाला गलत लिखा हुआ है, परिणामात्मक रिजल्ट ओरिएंटेड, और अगला आगामी जो है उसमें चेंज किया जा सकता है, क्या लिखा हुआ है मैंने, आगामी निर्णय, नेक्स्ट डिसीजन मेकिंग। अब इसके आधार पे कोई भी परिभाषा बना सकता है। अब ये की पॉइंट कैसे भी रट लेना बस आप, ठीक है। इनका या तो निमोनिक्स बना लो, लेखांकन का आपका 30% काम हो गया, आगे वाले ट्रेंड एनालिसिस भी आएंगे वो ठीक है। अब लेखांकन से रिलेटेड कोई भी पॉइंट आएगा ना, तो आप उनको तो लिखना ही लिखना जरूर, कहीं ना कहीं आप इनको ऐड कर देना की पॉइंट्स के रूप में। कोई परिभाषा बताओ, आप बताओ खड़े होके, 5 की पॉइंट को यूज करते हुए ही आपसे बस इतना बोल दिया मैंने कि लेखांकन को समझाओ मुझे, तो ये 5 की पॉइंट है, इनको यूज करते ही समझाना है मुझे सीक्वेंस में। हाँ खड़े होके बता दो, कोई दिक्कत नहीं है, याद करो, या तो इस सीक्वेंस का कोई निमोनिक्स बनाओ पहले, ठीक है। एक है सर्विस सेक्टर, एक कंपनी, एक फाइनेंशियल, एक रिजल्ट, और अपना डिसीजन। इनमें से आप कोई भी निमोनिक्स बना लो, SCFRD, ये निमोनिक्स भी आसान याद हो जाएगा। ये 5 पॉइंट आपको रटे होने चाहिए। एस का मतलब सर्विस, सी का मतलब कमर्शियल एक्टिविटी या कंपनी, ठीक है, कमर्शियल एक्टिविटी। एफ का मतलब, उसके बाद में आर का मतलब रिजल्ट ओरिएंटेड, और डी का मतलब डिसीजन मेकिंग, ठीक है, ये हो गया। ये कौन सा हुआ, SCFRD। चलो अब बताओ यहाँ पे कोई भी, अब तो याद कर लोगे। अब फाइनेंशियल एनालिसिस या फाइनेंशियल ट्रेंड्स, हाँ यस, नेक्स्ट टारगेट्स के लिए इसको यूज किया जाता है। अच्छा आपका मीडियम सबका हिंदी इंग्लिश क्या है, आप ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हिंदी इंग्लिश चलेगा अपना, दोनों बराबर में, इश्यू नहीं है चीज में। हिंदी वालों को डर थोड़ा लगता है ऐसे इंग्लिश से, होता है गाँव में जब होते हैं तब डर लगता है नहीं लगता है डर, शुरुआत में लगता है, फिर धीरे धीरे ऐसा हो जाता है कि चलो कॉमन हो जाती है। आज के टाइम पे तो मुझे नहीं लगता कि किसी को इंग्लिश से डर लगना चाहिए। मोबाइल में आप टेक्स्ट लिखते हो, ज्यादातर इंग्लिश में लिखते हो, लिख हिंदी रहे हो लेकिन लिख इंग्लिश में रहे हो,
है, कुछ सामान मंगाया दुकान से, ही सामान लेके आ जाना, लेकिन टैक्स कौन से? इंग्लिश वाले टैक्स है। और उसे कौन सी भाषा बोलते हैं उसे? इंग्लिश बोलते हैं ना। अच्छा, लिपि रोमन है, ओके। इंडियन लिपि कौन सी है? संस्कृत की। और सिंधु घाटी सभ्यता की? सिंधु घाटी में प्राकृतिक कहाँ से आ गया? बुश्तोफिदन करके एक होता है उसमें, वो कोई ऐसा नाम स्पेशल तो है नहीं, बस उसमें ये रहता है आप इस साइड से लिख के गए, फिर इस साइड से वापस आ गए, फिर इससे आ गए। और फिर वो भी पिक्टोरियल, चित्रात्मक, पूरी में शब्द नहीं है, सिर्फ चित्रों से ही अंकित किया गया है। इवन इफ आप चाहें तो चाइनीज में भी पिक्टोरियल ही रहता है, बट चाइनीज लोगों की हिम्मत ही होती होगी उतना सब समझ पाना है, अगर वर्ड्स नहीं है तो इतने सारे इमेजेस बनाना कुछ भी लिखने के लिए वो टफ हो रहता होगा। ठीक है, तो ये याद हो गया। एक बार और कोई बोल दीजिए, लास्ट में से बोल दीजिए। हाँ जी सर, आप इंट्रोडक्शन से भी रह गए थे। पढ़ने ही आए हो या टेक्निकल टीम में हो? अच्छा, पढ़ने ही आए हैं क्या? बिजी है कुछ? बिजी हो किसी मोबाइल वगैरह में? तो कुछ कर रहे हो आप? तो बताइए, परिभाषा बताइए चलो। नहीं, आप परिभाषा बताइए सर, पूरा पूरे तरीके से डिफाइन कीजिए। मैं बोल रहा हूँ बस लेखांकन समझाइए, मुझे नहीं आता कि लेखांकन क्या है, तो आप मुझे बताइए। हम्म। इकाइयों में। हम्म। ऐसे ठीक है, लेकिन थोड़ा अच्छे से समझाओ, ऐसे थोड़ी प्रॉपर तरीके से समझाओ। हाँ, आप समझाओ लास्ट। हम्म। सी सी अपना कॉमर्शियल एक्टिविटी या कंपनी के रूप में, सी कमर्शियल। अच्छा, एक अपना कोई भी आप में से फाइनल परिभाषा बता दो, फिर उसके बाद नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं कुछ जो। हाँ जी, उसका एक तरीके से। हाँ, उससे डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं आप। ओके, चलो ठीक है, तो ये याद लिख कर लेना, लिख लेना आप सब अपने पास में। लेखांकन शब्द लिख लो, उसके साथ में ये सिलेबस लिख रखा है, यहीं पे लिख लो, वाली लेखांकन के जस्ट सामने ही ये लिख लो आप, SCFRD। और कॉन्सेप्ट में भी एस के सामने ऐसे ही लिख लेना, सर्विस सेक्टर। सी का मतलब कमर्शियल एक्टिविटी एंड फाइनेंशियल एक्टिविटी, रिजल्ट ओरिएंटेड एंड डिसीजन मेकिंग। थोड़ा सा ये याद रहना चाहिए आपको, तो लेखांकन का बस परिभाषा याद हो गई आपको। हाँ, उससे अपना रिजल्ट ओरिएंटेड एक तरीके से इंफॉर्मेशन, कि उससे परिणाम के रिगार्डिंग पता चल जाए। ये पांचों की पॉइंट लिख लो बस, आप कैसे भी करके ध्यान हो जाए, बस ये लेखांकन वाला आपको थोड़ा सा याद रह जाएगा उसको। चलो, लिख लिया? ये याद रखना, उसके बाद में ये पॉइंट मैंने लिखा हुआ है, अगर आपसे गलती से वो पूछ ले कि लेखांकन की आवश्यकता क्या है, तो ये पॉइंट्स हैं। देखो, पहली बात तो व्यापारिक लेन देन को लिखित देना अनिवार्य होता है, बेसिक तरीके से जरूरी होता है, नहीं तो भूल जाएंगे। डेली माइंड्स की लिमिट होती है, आप एक दिन के बाद दूसरे दिन याद नहीं रख पाते हो। तो चलो, आपका लिखित आपके पास में रिकॉर्ड हो गया।
उसके बाद में बेईमानी और जालसाजी से बचाव होता है इसमें, ठीक है। ये कोई इसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं, बहुत आसान सा है, सीधा सीधा कि क्यों आवश्यकता पड़ी वैसे समझा दिया। व्यापारिक करों के समुचित निर्धारण के लिए आवश्यक है। आप टैक्स भरते हो साल भर का, तो बिना लिखे तो आप अनुमान ही नहीं लग पाओगे कि कितने रुपए पे टैक्स भरना है, कितने पे नहीं भरना है। वो आपका पूरा एक लिखा हुआ आना चाहिए कि कितनी इनकम रही, कितना अपना सेल्स निकल के गया, बाद में कितना प्रॉफिट रहा, और प्रॉफिट पे ही आप टैक्स भरते हो। तो उन सब का टैक्स का अनुमान तभी लगा पाओगे। आज के टाइम पे कोई भी कंपनी कंपनी तो छोड़ो, कोई भी जगह पे कोई भी काम बिना लेखांकन के नहीं होता है। वो आदिवासी लोगों को छोड़ दो, या हम जैसे आप जैसे कुछ डिसमैनेज लोग होते हैं, वो जरूर अकाउंटिंग नहीं करते होंगे, बाकी सब लोग अकाउंटिंग करते ही है, ठीक है। उसके बाद में व्यापार के विक्रय मूल्य के निर्धारण में भी आवश्यकता होती है। कैसे, ये पॉइंट आप समझा दो। कोई कंपनी है, कंपनी के रूप में चलो मैं लक्ष्य आरएस को लेता हूँ, ठीक है। और इनका कोई मूल्य कोई विक्रय मूल्य यानी एक प्रोडक्ट है इनका, और प्रोडक्ट के रूप में लेता हूँ आरएस मेंस का या समर बैच, ठीक है। ये ले लिया मैंने। अब इससे क्या फायदा हुआ कि ये विक्रय मूल्य निर्धारण में नहीं, बच्चे बाद में आएंगे ना, पहले ये अपना आइडिया लगाएंगे। हमने कितना इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च किया है, ठीक है। फिर हमें कितने टीचर लगाने पड़ेंगे। इतने टीचर लगाने के बावजूद भी मान लीजिए कि हमारा खर्चा हो रहा है 10 लाख इस बैच के लिए ओनली, तो फिर वो डिसाइड करेंगे कि अगर हम 30 बच्चे लेते हैं तो कितनी फीस रखनी चाहिए, अगर हम 50 बच्चे लेते हैं तो क्या हम फीस कम कर सकते हैं, क्योंकि अगर 50 बच्चे आ जाएंगे तो थोड़ा बहुत कम किया जा सकता है, ठीक है। तो ये किसी भी प्रोडक्ट के फाइनल विक्रय मूल्य निर्धारण में भी उपयोगी रहता है। लेकिन ये सब कहाँ पहले उन्होंने लिखा पढ़त की होगी तभी उपयोगी है। हवा हवाई बात करेंगे तो नहीं कर पाएंगे उस चीज को। तो किसी भी प्रोडक्ट का विक्रय मूल्य निर्धारण में सबसे इंपॉर्टेंट है। कोई भी कंपनी, मान लीजिए कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, पतंजलि वाले टूथपेस्ट बना रहे हैं, ठीक है। वो टूथपेस्ट बना रहे हैं तो उसके लिए वो रॉ मटेरियल लेके आ रहे होंगे, रॉ मटेरियल को वो कंपनी में प्रोसेस करवा रहे होंगे, उसमें और भी सारी चीजें डाली जा रही होंगी, अदर अदर मटेरियल्स भी डाले जा रहे होंगे, और उसके बाद में उनका प्रोडक्ट बन के तैयार हो गया, ठीक है। अब वो देखेंगे, एक तो देखेंगे कि हमारा खर्चा कितना हुआ, एम्प्लॉइज को कितना पैसा दिया, रॉ मटेरियल में कितना आया, और हमें कितना प्रॉफिट लेना है। वो मार्जिन को भी तो लेके चलेंगे अपना, तो वो प्रॉफिट वाला हिस्सा भी उसमें लेके चलते हैं कि हमें इतना सा मार्जिन लेके चलना है, और उसके बाद में वो फाइनल उसका डिसाइड करते हैं, विक्रय मूल्य होता है, ठीक है। एग्जाम्पल के रूप में और समझो, जियो वाला कंपनी है, ठीक है। ये इकोनॉमिक्स में आप पढ़ोगे, इकोनॉमिक्स में काम आते हैं अलग अलग तरीके से। जियो से पहले 2016 से पहले 1 GB डेटा का वैल्यू थी 300 रुपए 400 रुपए, ठीक है, 2016 से पहले। लेकिन वो प्ले करते थे एक छोटे लेवल पे, एक छोटा सेगमेंट पकड़ के रखते थे, कुल मिला के वही लग्जरी लोग ही यूज कर पाते थे। मोबाइल में 5G 4G यूज करना होता था। आप यूज किया होगा 2016 से पहले 1 GB वाला डेटा। 2 GB का कम से कम 400 रुपए या 500 रुपए लगता था, ठीक है। उसमें आप फेसबुक स्क्रॉल कर सकते थे, वीडियो गलती से चला दी तो जान निकल जाती थी, यार वीडियो चल गई डाटा चला जाता था उसमें, आपके 500 रुपए खर्च हो रहे हैं उस चीज में। हाँ, 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 यहाँ बैठे रहते थे एसएमएस के पास में, या हाँ एसएमएस के, इवन इफ आप ये सोच के देखो, जो 3G टेक्नोलॉजी है वो और देशों में 2004 में आ गई थी, 4G टेक्नोलॉजी और देशों में 2010-11 तक आ चुकी थी, लेकिन इंडियन कंपनी जो थी एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, वो टेक्नोलॉजी को बड़े लेवल पे प्ले ही नहीं करना चाह रहे थे। उन्हें पता ही नहीं था कि मतलब हमारे इंडिया में पोटेंशियल कितना है, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि इंटरनेट एक लग्जरी सामान है, हर कोई आदमी अफोर्ड नहीं करना चाहता, हर आदमी को जरूरत नहीं है फेसबुक, इंस्टाग्राम की, यूट्यूब की। जियो वाले ने इस अपॉर्चुनिटी को अच्छे से समझा था कि चलो पहले फ्री की लत लगाते हैं, और जब वो आदत लग जाएगी, अगर वो जियो पहले भी चार्ज करने लग जाता तो भी जो है वो नहीं सक्सेस हो पाता। उसका पहला प्लान कि हम फ्री रखेंगे, 3 महीने रखेंगे, 6 महीने रखेंगे, सब लोगों ने दो से दो सिम ले ली, ठीक है। फिर उन्होंने, जब उन्हें अनुमान लगा कि हमारे पास में अब 20 करोड़ सब्सक्राइबर हो चुके हैं जियो सिम के, तो अब हम वैल्यू जो है वो डाउन कर सकते हैं, पर जीबी का चार्ज 5 रुपए 10 रुपए तक ला सकते हैं, 300 रुपए या 150 रुपए पर मंथ का ले सकते हैं। तो वो पूरा अकाउंटिंग किया होगा उन्होंने फाइनली बैक एंड में कि इतने लोग आ चुके हैं और हमारा इतना खर्चा हुआ है, तो अब हम 20 करोड़ लोगों पे तो सस्ता रख सकते हैं, ठीक है। उसमें सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर पे रुपए लगता है, बाद में ज्यादा खर्चा नहीं होता है, बाद में तो जो उनकी टीम है उनको मैनेज करने पे होता है, ठीक है। और उधर की जो प्लेयर थे एयरटेल और वो, उसी में रह गए कि यार हम महंगा रखेंगे
और महंगा रख के कम लोगों को ही देंगे, तो वहां पे वो नुकसान रह गए। और आज के टाइम पे तो आउट हो गए सारे के सारे प्लेयर ही। थोड़ा बहुत संघर्ष कर रहा है तो एयरटेल वाला ही कर रहा है। आइडिया वोडाफोन तो कर्जे में, सरकार बोल रही है हमारा कर्जा भी चुकाओ, उन्होंने टैक्स भी नहीं दिया हुआ है, टैक्स के लिए वो अलग से वो नोटिफिकेशन जा रहा है उनको। वो सरकार से मांग कर रहे हैं प्लीज हमें बेल कर दो, थोड़ा सा आगे बढ़ाते रहो, वो ये रहता है। और सबसे अकेला छत्र राज हो गया जियो का। अच्छा, ये अगर किसी कंपनी का किसी एक सेक्टर में अकेला राज है तो क्या बोलते हैं उसे? मोनोपोली कहते हैं। ठीक है, मोनोपोली अच्छी होती है क्या? क्या नुकसान है मोनोपोली का? कल क्या हुआ? कल वायलेंस नहीं हुआ, उनको जेल में डाला था, तो वो उसमें मोनोपोली कहाँ से आ गई? वो तो आप उसे डिक्टेटरशिप बोलोगे। वो डिक्टेटरशिप भी नहीं है, ये सब है। देखो ऐसा है, पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स ऐसे ही चलती है। आपको जब अपने पे बीतती है तभी पता चलता है, बाकी ये ऐसे ही चल रही है। तुम अशोक गहलोत जी के सामने धरना देने बैठ जाओ, वो डंडा परवा देंगे। अशोक गहलोत जी कौन से कम है? वो भी अपने आप में डिक्टेटर है। कोई भी राज्य का कोई भी मुख्यमंत्री हो, कोई भी पीएम हो, वो अपने हिसाब से चलाते हैं चीजों को। वो राजनीति ऐसे ही चलती है। उस चीज में तो आप पॉलिटिक्स में धीरे धीरे समझ में आओगे, जिंदगी निकल जाएगी तब जाके समझ में आती है। पॉलिटिक्स में अच्छा और बुरा नहीं होता। पॉलिटिक्स में बुरा और कम बुरा होता है एक्चुअली में। अच्छा नाम का शब्द ही नहीं है। और अच्छे पे जाओगे तो फिर आप खत्म हो जाओगे। जब हम इंडिया वालों ने बौद्ध धर्म को अपनाया, बौद्ध धर्म के बाद में हमारा इंडिया उस समय डिक्लाइन हो गया था एकदम से ही। हमने शांति का रास्ता अपना लिया। पॉलिटिक्स शांति से थोड़ी चल जाती है? सामने वाला आके आप पे आक्रमण कर रहा है, आप प्लीज अभी रहने दो, हम कल करेंगे प्लान। हाथ जोड़ रहे हो उसके सामने, तो ऐसा थोड़ी होता है। तो पॉलिटिक्स जो है वो बुरे और कम बुरे लोग में होती है। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? बिक्रे मूड के निदान, व्यापार में लाभ हानि एवं सुधारों के लिए आवश्यकता, इससे जो है वो जरूरी है। ये कोई भी कितनी लाभ हानि हुई और हमें क्या सुधार करना है, वो सीट मिल जाएगी। किन किन चीजों में हमें सुधार करना चाहिए वो ये रह जाता है, तो याद रह जाएगा। है? अगर आपसे पूछूं कैसे याद करोगे, वही की पॉइंट मैंने यहाँ पे इंग्लिश वाले ये याद रखें। अब देखो ऐसा है, आपको समझ में आ गया अभी भी। इससे मैं बोलूं कि 5 नंबर में आप बोलो तो 5 नंबर में नहीं बोल पाओगे, लेकिन अगर आपने ये 5 पॉइंट याद कर लिए तो 5 नंबर में बोल दोगे। ठीक है, इसे बोलते हैं की पॉइंट। किसी भी चीज को आप सिर्फ एक पॉइंट में याद कर लो। रिकॉर्ड, ठीक है, फ्रॉड, नो फ्रॉड, उसके बाद में टैक्स इंफॉर्मेशन, सेलिंग वैल्यू और इंप्रूवमेंट। 5 पॉइंट याद हो गए। अब 5 नंबर में पूछ ले तो आप लिख सकते हो इन 5 पॉइंट को। अच्छा, बिना देखे बताओ कोई भी। चलो मैं हटा देता हूं एक बार। है कोई बता सकता है बिना देखे पूरा? ये की पॉइंट्स यूज मत करो, डायरेक्टली बताओ। की पॉइंट नहीं बोलना है। के पास में जाके 500 रुपए की पर्ची कटाई, डॉक्टर ने 2 मिनट आपको देखा, 2-3 उसने कुछ लिख दिए। उसने कुछ उत्पाद बनाया? कोई नया उत्पाद बना? नहीं बना, बिल्कुल भी कोई। ऐसा तो नहीं है डॉक्टर के पास जाने के बाद कोई उत्पाद बन रहा है। दिमाग में कोई कॉन्सेप्ट क्लियर? हाँ, तो कोई नया उत्पाद नहीं बना और वो क्या हो गया, यानी नया उत्पाद नहीं बन रहा है, आपको सेवा मिल गई। सेवा के रूप में आप दवाई लेके आ गए, आपकी बीमारी सही हो जाएगी। और उसमें एक साइड से डॉक्टर का नॉलेज था, उस डॉक्टर का नॉलेज का ट्रांसफर दुकानदार के थ्रू आपके पास में पहुंच गया। नॉलेज ट्रांसफर नहीं हुई है लेकिन वो सेवा आपके पास पहुंच चुकी है। उसके अलावा ट्रांसपोर्ट में जा रहे हैं आप, तो ट्रांसपोर्ट में भी कोई नया उत्पाद नहीं बन रहा है। ऐसे ही अकाउंटिंग में भी कोई नया उत्पाद नहीं बन रहा है। ठीक है, अकाउंटिंग में जो आज दिन भर का लेखांक जो भी काम हुआ है, वित्तीय लेन देन हुआ है, उसको आपने किसी किताब में लिख दिया है, नया उत्पाद नहीं बना है। ठीक है, तो उन्होंने जब परिभाषा दी तो उन्होंने पहला पॉइंट बोल दिया, लेखांकन एक क्या है, सेवा क्रिया है। ठीक है, इसका कार्य व्यावसायिक इकाइयों के बारे में मुख्यतः वित्तीय प्रवृत्ति के परिणामात्मक सूचना देना है, जो वैकल्पिक व्यवहार क्रियाओं में तर्कयुक्त चयन द्वारा आर्थिक निर्णय लेने में उपयोगी है। ठीक है, अब पूरा पढ़ेंगे तो ये थोड़ा सा आपको अजीब सा लगने लग गया होगा। ठीक है, ये तो बाद में याद कर लेना, बट बेसिकली कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं वो। पहला शब्द उन्होंने बोला सेवा क्रिया है, दूसरा उन्होंने बोला कि व्यावसायिक इकाइयों के अंदर होने वाली है। ठीक है, तीसरा उन्होंने बोला मुख्यतः इसमें वित्तीय प्रवृत्ति यानी पैसे के रिगार्डिंग, और फिर उन्होंने बोला परिणामात्मक। परिणाम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं?
एक परिमाण है ये शायद, हाँ परिमाण होना चाहिए, क्वांटिटी से रिलेटेड है, ठीक है, क्वांटिटी से रिलेटेड। परिणाम लिख दिया मैंने इसमें, ये ओके ओके इट्स ओके, परिणाम ही है एक्चुअली में। वैसे वित्तीय प्रवृत्ति में परिणामात्मक सूचना का मतलब ये रिजल्ट ओरिएंटेड, लास्ट में आपको पता चलने वाला है कि कितनी चीजें आई कितनी आई, परिणामात्मक यही है, ठीक है। बाकी यहाँ पे वो शब्द होता तो भी कोई बात नहीं, वो वित्तीय में ऑटोमेटिक इनबिल्ट हो गया, पैसा है तो ऑटोमेटिक पैसा तो अकाउंटिंग में वो परिणाम ही होगा, क्वांटिटी होगा। दो शब्द हैं आप कॉन्सेप्ट में, ठीक है। परिणाम का मतलब रिजल्ट, और परिमाण का मतलब क्वांटिटी, ठीक है। अब वित्तीय प्रवृत्ति आते ही ऑटोमेटिक परिमाण आ चुका है, तो उसमें अलग से लिखने की जरूरत है नहीं। और वित्तीय प्रवृत्ति को लिखने के बाद में आपके सामने एक सीट आ जाती है पूरी की पूरी, वो किस किस बेस पे बात बोली है उन्होंने, परिणामात्मक। आप आगे इससे कुछ रिजल्ट निकाल सकते हो उस सीट को कर लेना है, SCFRD, ठीक है। नहीं नहीं वो ठीक है, बस इतना। मेनली चीजों को आप बार बार रिपीट करोगे ना तो निमोनिक्स की भी जरूरत नहीं रहेगी, 5 पॉइंट है, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ फिर ठीक है, बना लेना जो भी मन में आए वो बना लेना। चलो एक पॉइंट और है इसमें, वो भी कर लेते हैं। एक इसमें पॉइंट है कि लेखांकन का जो चरण होते हैं वो थोड़ा सा आपको देख लेना है, स्टेजेज कौन कौन सी हैं इसमें। आसान है थोड़ा सा, इसमें आप देखेंगे तो ज्यादा दिमाग का कोई काम है ही नहीं, इसका मैंने पहले से ही बना रखा है, 4-5 चरण है इसके, ठीक है। पहला है इसमें अवलेखन, किताब में लिखना, ठीक है, सिर्फ रिकॉर्ड करना। पहला क्या हो गया, रिकॉर्ड करना चीजों को। दूसरा है उसमें जो रिकॉर्ड किया है, वो जो लिखा है आपने किन किन वस्तुओं को, मान लीजिए नॉर्मल तरीके से देख सकते हैं, एक दुकानदार है, उस दुकानदार की दुकान से सेल आउट हो रहा है कुछ प्रोडक्ट्स, ठीक है, और कुछ सामान आ रहा है। तो पहला काम तो उसका आने वाले का सामान लिखना और जाने वाले का, सेल्स होने वाले का सामान लिखना। अब उस सामान को भी वो वर्गीकरण कर लेगा कि कौन सा प्रोडक्ट कितना मात्रा में गया है, ठीक है। तो दूसरा काम क्या हो गया, क्लासिफाई कर लिया उसने। फिर तीसरा काम क्या हो गया, समराइज करना उस चीज को, जैसे मैंने नोट्स को समराइज किया हुआ है, तो क्लासिफाई करने के बाद में तीसरा काम समराइज, और चौथा काम प्रस्तुतिकरण। हाँ नॉर्मली जो अकाउंटिंग करने वाले होंगे वो अपने जो बॉस होगा उसके सामने प्रेजेंट करेंगे। अब उन्होंने तो 20 पन्नों में 50 पन्नों में पूरा अकाउंटिंग लिखा है, लेकिन उस 50 पन्नों को नहीं देंगे वहां पे। अगर अपने बॉस को देना है तो उसका एक पन्ना देंगे कि इस साल हमारा इतना माल का सामान आया, इतने रुपए का सामान आया, इतने का गया, इसमें से ये प्रोडक्ट इतने इतने रुपए के गए, बस सीधा। फिर इतने का घाटा हुआ, इतने का फायदा हुआ, बिल्कुल फाइनल प्रेजेंटेशन देना अपने जो बॉस होता है या अपना जो भी कंपनी ओनर होता है उसके सामने होता है ये काम, ठीक है। तो ये अपना हो रहता है। उसके बाद में सूचनाओं का संवहन और कुछ और शब्द होते हैं, वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति, ये भी इसके चरणों में होते हैं। आपको लीगलिटी भी चेक करनी होती है कि आपने कहीं पे टैक्स भरने में कोई गलती तो नहीं कर दी, लीगलिटी चेक करना होता है, वो तो रहता है। तो ये 2 पॉइंट तो आप रख लेना, सूचनाओं का संवहन, आदान प्रदान करना, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट को भेजना, ये अलग चरण। लेकिन ये 4 आपको याद रहने हैं, ठीक है। पहला लेखन, दूसरा उसके बाद में, और उसके बाद में हाँ इंटरप्रेट करना उसे, ठीक है। और इसी इंटरप्रेट वाले जो पॉइंट है ना, इसी के अंदर टॉपिक बनते हैं अपने वित्तीय विवरण और वित्तीय विश्लेषण, ठीक है। आपने जो फाइनल स्टेटमेंट तैयार किया है, वैसे तो आप जैसे दुकानदार का देखेंगे या किसी भी कंपनी का देखेंगे तो पूरी बही खाता बनता है, एक पूरा बहुत बड़ा 50 पेजों का या हो सकता है 200 पेजों का बही खाता बनेगा साल भर का। लेकिन वो कंपनी हर साल में अपना वित्तीय विवरण जारी करती है, लास्ट में वो 2 पन्ने में जारी कर देती है। इवन अपना राजस्थान सरकार हो या केंद्र सरकार हो, ठीक है, पूरे साल में जाने कितने पेज खर्च हुए होंगे, उनके लाखों पेज खर्च हो जाते हैं अकाउंटिंग में, लाखों अरबों पेज खत्म खत्म हो जाते होंगे। धीरे धीरे करते करते वो उसे बजट में लेके आ जाते हैं, 50-100 पेज में, 50-60 पेज में, ठीक है। उस बजट की भी समरी वो एक पेज में दे देते हैं। देखिए एक पेज में समरी आती है, यस, कि कितना रुपए आया, कितना रुपए गया, किस डिपार्टमेंट में कहाँ कहाँ गया, ठीक है। ये रहता है अपना वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। और फिर वित्तीय विवरण जो दिया है उसका फिर एनालिसिस करने वाले लोग रहेंगे,
ठीक है, हम और आप एनालिसिस करेंगे उसका। सरकार ने जो लास्ट में एक पन्ना दिया, उस पन्ने में उन्होंने बोला कि हमने कुल मिला के इस समय टैक्स से 30 लाख करोड़ रुपए कमाया, और हमने कैपिटल और रेवेन्यू खर्चे करते हुए हम अगले एक साल में, बजट अगले साल का होता है और इकोनॉमिक सर्वे पिछले साल का होता है, तो इकोनॉमिक सर्वे में ओरिजिनल डाटा होता है, बजट में सब अनुमान होता है कि इतना हम खर्च करने वाले हैं। बहुत सारी योजनाएं होंगी, इन योजनाओं में हम खर्च, कैसे हंसना हुआ, कोई जोक है? पैसा तो खर्च होता है, ऑलमोस्ट उतना बराबर वही होता है, लेकिन उसमें से कितना ग्राउंड लेवल पे जाता है वो नहीं होता है एक्चुअली में। फिर उसके बाद में कौन मंत्री कौन एमएलए कितना खाएगा वो डिसाइड होता है, 10% 5%, ऐसा होता है। आप भी आरएस बनने के बाद में खाओगे 5-10%, है वो डेवलपमेंट का आता है जो आपके खाते में आएगा। ओके, अच्छा कोई है ऐसा जो बोले कि नहीं मैं जिंदगी में कभी पैसा नहीं खाऊंगा? है, हाँ पूरा बोलो, क्या बोला, मेरे बारे में बोल रहे हो क्या? मंत्री तो छोड़ो, हम ऑफिसर रेंज की बात कर रहे हैं सब, ठीक है। आरएस अधिकारी है, एसडीएम है, बीडीओ है, डीएसपी है, नहीं खाएंगे? हैं, गलत है। हाँ हाँ बताओ, चलो एक पॉइंट आ ही गया है, तो इस पे बात कर लेते हैं अभी थोड़ी देर के लिए, ठीक है। ये करप्शन पॉलिटी में आएगा, इतिहास में आएगा, इकोनॉमिक्स में भी आएगा सब। मैं पूछूं आपसे, क्या करप्शन खत्म हो सकता है इस दुनिया से? नहीं हो सकता। तो फिर ये जो नेता आते हैं भाषण देते हैं कि हम भ्रष्टाचार को मिटा देंगे, और ये जो ऐसा भाषण देता है वो सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार करता है, ठीक है, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार वही करने वाले होते हैं। तो करप्शन क्या है, एक बेसिक नीड है एक तरीके से, ठीक है। गहरी बात है एक्चुअली में सिस्टमेटिक। लेकिन देखो, देखो ऐसा है, एक आइडियल सोसाइटी हो, एक आदर्श समाज हो, तो वहां तो हो सकता है कि करप्शन फ्री हो सकता है, ठीक है। लेकिन आदर्श समाज आज के समय पे पॉसिबल है नहीं। आदर्श समाज का मतलब, नहीं वहां पे भी नहीं होगा कहीं पे भी। यूटोपिया शब्द यूज किया है इन्होंने, यूटोपिया का मतलब होता है आदर्श समाज, ये कम्युनिस्ट कार्ल मार्क्स का शब्द है यूटोपिया वाला। एक ऐसा समाज जहां पे सब लोग एथिकल हैं, मतलब सब नैतिक हैं, उन सबको पता है कि ये काम गलत है और ये काम सही है, मैं गलत काम गलती गलती से भी नहीं करने वाला, एथिकल तरीके से, ठीक है। मैं कभी किसी दूसरे आदमी से लड़ाई झगड़ा नहीं करने वाला हूँ। मैं कभी किसी दूसरे आदमी की संपत्ति मिल गई, रास्ते में पैसा मिल गया तो उसे उठा के नहीं लाऊंगा, या लाऊंगा तो खोया पाया विभाग में जमा करा दूंगा, ऐसा कुछ भी। महात्मा गांधी जी सोचते थे यूटोपिया के बारे में, सोचते थे क्या? उनका एक कॉन्सेप्ट था ग्राम स्वराज वाला। राम राज्य बोल दो या ग्राम स्वराज्य बोल दो, दोनों एक ही बात में आ गए, ग्राम स्वराज वाला। महात्मा गांधी जी सोचते थे कि आत्मा की पवित्रता पे हमें ध्यान देना चाहिए। एक ना एक दिन आदमी जो है वो शुद्ध हो ही जाएगा। मतलब अगर आप, कोई आपको थप्पड़ मार रहा है तो आप दूसरा गाल भी आगे कर दो, वो दूसरा भी मार देगा तो आप तीसरी बार कर दो, चौथी बार उसे एहसास होगा कि यार मैंने गलती कर दी, यार नहीं मारना चाहिए था इसमें। मुन्ना भाई एमबीबीएस पिक्चर है, उसमें सीन आता है कि आपके घर के सामने वो कचरा डालता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप हाथ जोड़ो और उनसे बोलो थैंक यू, आपने घर के सामने कचरा डाला, और उस कचरे को उठा के आप अलग से कर दो, ठीक है। लेकिन उसमें उस मूवी का ही डायलॉग है, उसमें महात्मा गांधी जी ने बोला कि एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा आगे कर दो, बोला ठीक है। फिर दूसरे के बाद तीसरे का नहीं बोला है गांधी जी ने फिर उसके बाद आप बराबरी करके उसे उल्टा लटका सकते हैं। किसने बोला था? अच्छा, सर्किट ने बोला था एथिक्स तो सर पढ़ाएंगे, जो मेरे पास में नोट्स होंगे वो मैं प्रोवाइड करा दूंगा, जब टाइम मिलेगा तब देख लेंगे, जैसा भी होगा एक एक करके चलेंगे, धीरे धीरे देखा जाएगा उस चीज में। तो ये याद हो गया आपको 4 पॉइंट? हाँ, ये तो आदर्श वाला पॉइंट तो रह गया, करप्शन वाला पॉइंट तो रह गया। पहले इधर 4 पॉइंट बता दो, फिर इस पे बात कर लेंगे हम, करप्शन वाले बाद में बात कर लेंगे। हाँ, रिकॉर्ड
क्लासिफिकेशन, समराइजेशन और प्रेजेंटेशन। ठीक है, उसके अलावा आप उसे संवहन कर रहे हो तो इंफॉर्मेशन को एक साइड से दूसरी साइड में, एक डाटा से एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में, ये चरण है एक्चुअली में। अकाउंटिंग इन 4 के पूरे होने के बाद में कंप्लीट होती है। सिर्फ खाते में लिखने से अकाउंटिंग पूरी नहीं हो गई है। खाते में लिखने के बाद में वो जो जिन्होंने लिखा है या उनसे ऊपर की कोई दूसरी टीम उसको क्लासिफाई करेगी अलग अलग। ठीक है, उसके बाद में अगला है अपना उसको समराइज करना, और फिर उसको समराइज करने के बाद में प्रेजेंट करना और उसको समझा के देना सामने वाले को, जो उसका मालिक होगा कंपनी का, या अगर जैसे बजट प्रस्तुत किया जा रहा है तो बजट के रूप में जनता मालिक है तो सरकार का काम जनता को समझा के देना। ठीक है, उस बजट के रूप में और उस समरी के रूप में। तो ये 4 चरण है, याद रहने चाहिए। एक बार बोलो दोबारा। पहला, तीसरा क्या हुआ, दूसरा क्या था, क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण वाला, तीसरा, और चौथा, बाकी और एक दो देख लेना, कोई भी याद दिक्कत नहीं है। 4 आपको चरण पता होना चाहिए हर कंडीशन में। 2 नंबर का सीधा सवाल बतेगा, अकाउंटिंग के चरण बताइए। ठीक है, तो 4 चरण है, 1 2 3। 2 नंबर का हो तो सिर्फ नाम लिख देना है, और 5 नंबर का हो तो थोड़ा समझा देना है। समझाने में कोई बड़ी बात थोड़ी नहीं है, रिकॉर्ड करना मतलब लिख देना एक लाइन में, जो भी वित्तीय लेन देन हो रहा है उसी को खातों में लिखना। ठीक है, ये हो गया पहला वाला। दूसरा, क्लासिफिकेशन, अलग अलग उत्पादों को अलग अलग तरीके से वर्गीकरण कर देना, दूसरा हो गया। तीसरा वाला, हाँ, अब तो टेक्नोलॉजी बहुत हाई हो गई। अभी अभी ये जो गूगल कंपनी, फेसबुक कंपनी है ना, ये हमारी बात सुन रहे हैं अभी बैठे बैठे। ठीक है, मैं गलती से बात करूँ यार, मुझे लैपटॉप लेना है, आपसे साथ शेयर कर रहा हूँ, तो इन्होंने सुन लिया, लैपटॉप शब्द सुन लिया। इनका पूरा सिस्टम है जिसमें क्लासिफिकेशन किया जाता है हर शब्द को, कि कौन सा शब्द इन्होंने यूज किया। ठीक है, अब ये लैपटॉप शब्द इन्होंने वहां पे उस शब्द को कैच कर लिया, क्योंकि ऑटोमेटिक पूरा क्लासिफिकेशन टीम पूरा रहती है। फिर उसके बाद में कल से परसों से मेरे पास में लैपटॉप के प्रचार देखने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, मेरे मोबाइल में लैपटॉप ही लैपटॉप के प्रचार देखेंगे। आपको लगे कि प्राइवेसी है हमारे पास में, तो कोई प्राइवेसी तो कुछ है ही नहीं, सब कुछ सुना जा रहा है। इवन if आप सोते टाइम पे भी, आप कोई भी कहीं पे भी कुछ भी खबर हो रही है वो सब सुना जा रहा है। ठीक है, तो प्राइवेसी नाम की कोई चीज है ही नहीं आज के टाइम पे। आप व्हाट्सएप पे चैट कर रहे हो, व्हाट्सएप वालों ने बोला तो है कि एवरीथिंग इज एनक्रिप्टेड, योर मैसेज इज ओनली योर्स, लेकिन बड़े प्यार से पढ़ते होंगे भैया, भैया जोकरवर्ग वही तो पढ़ते होंगे, और कौन है, वो मालिक वही है। हाँ, फ्री है व्हाट्सएप, नथिंग इज फ्री इन दिस वर्ल्ड, कुछ भी फ्री नहीं है। ठीक है, अगर कोई उत्पाद फ्री है तो इसका मतलब उसकी वैल्यू आप खुद हो। नहीं आया समझ में? वो उत्पाद अगर आपको फ्री दिया जा रहा है तो आपकी वैल्यू पे दिया जा रहा है, वो आप उनके लिए डाटा हो या एसेट्स हो गए उनके लिए। गूगल वाले, फेसबुक वाले, ये जो डाटा आ रहा है इनके पास में, इसे क्लासिफाई करते हैं। पर हाँ, ये उनका काम है, उनका सिस्टम उस तरीके से बना रखा है हर चीज को क्लासिफिकेशन करना। रिकॉर्ड किया पहला काम, फिर उन्होंने उसे क्लासिफाई किया। ठीक है, क्लासिफाई, हाँ, क्लासिफाई के बाद में ये भी समराइजेशन का मतलब ये हुआ कि कौन सा शब्द सबसे ज्यादा बोला गया है, उस पर फोकस करेंगे, समराइजेशन करेंगे। फिर एक पॉइंट पे ले आएंगे कि इस आदमी की ये नीड है। ठीक है, तो वो प्रेजेंट करेंगे उसके सामने, फिर क्या क्या चीज वो चाहता है। तो ये रहता है इस चीज में। तो बस ये याद रख लेना, आज के लिए इतना काफी है। पर इन बातों को कर लेते हैं, करप्शन वाला पॉइंट कर लेते हैं, हो जाएंगे। क्या क्या बताया मैंने आज पूरा, चलो एक बार रिवाइज कराओ। पहले, सबसे पहले शुरुआत कहाँ से करी मैंने? मैंने पहले बात करी थी, आरएस एग्जाम की तैयारी करनी हो तो पहला काम आपको सिलेबस रटा होना चाहिए। ठीक है, सिलेबस आपको सब्जेक्ट वाइज सबको रटा हुआ है। ठीक है, 4 पेपर हैं, 4 होंगे। पहले में हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ऑडिटिंग, अकाउंटिंग, सोशोलॉजी और मैनेजमेंट। उसके बाद में दूसरे पेपर में, पेपर 2 में एथिक्स, साइंस, टेक एंड ज्योग्राफी। पेपर 3 में पॉलिटी, पवेड, आईआर, पॉलिटी के साथ आईआर हो गया, पॉलिटी, आईआर, पवेड। उसके बाद में 3 सब्जेक्ट, स्पोर्ट्स, योगा, बिहेवियर एंड लॉ, ये हो गए।
एंड अपना हिंदी इंग्लिश वाला। फिर उसके बाद एक चीज़ बोली कि अगर करना है तो एक चीज़ ध्यान रखना, मिनिमम रिसोर्स एंड मैक्सिमम रिवीजन। ठीक है, जितना आप कम चीज़ों पे स्टिक रहोगे, क्योंकि ये आरएस वाला है, तो आरएस की यही सफलता है एक्चुअली में। आरपीएससी में आप चाहो तो ज्ञान कितना भी लेके बैठ जाओ, ज्ञान मैटर नहीं करेगा। ज्ञान वो चाहता नहीं है एक्चुअली में, आरपीएससी वाले ज्ञान लेवल की चीज़, वो अभी भी उनकी सोच उस तरीके से नहीं बदली है कि यूपीएससी की तरह डेप्थ नॉलेज में सवाल पूछें आपसे। तो नहीं चाहता है तो मत करो, ज्ञान लोगे तो फेल हो जाओगे, सीधी सी बात है। यूपीएससी वाले ने अगर पढ़ाई कर रखी है अच्छे तरीके से और उसे बोल दें कि आप आरपीएससी का एग्जाम दे दो, तो आरपीएससी में पास नहीं होगा वो, कारण की पॉइंट नहीं रटे होंगे। ज्ञान ज्ञान होगा, लेकिन वो जो पूछना चाह रहा है, जितना मिनिमम रिसोर्स और मैक्सिमम रिवीजन होना चाहिए, वो सबसे। तो एक जगह स्टिक रहना, नोट्स दिए हुए हैं तो ऑडिटिंग अकाउंटिंग में जो पढ़ा हूँ वो पूरा कर लेना, उसके अलावा कहीं से भी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पीएचडी तो करनी नहीं है, उतना बेसिक लेवल पे ही देखना है। ठीक है, ये रहेगा। उसके बाद में मैंने सिलेबस की बात करी। कितने चैप्टर हैं इसमें? पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, और तीसरा बजट वाला। अच्छा, सब सब टॉपिक बोल सकते हो, देख के भी बोल दो, चलो अकाउंटिंग के सब टॉपिक एक एक करके बोलो। ओके ओके, रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड सोशल अकाउंटिंग, 3-4 टॉपिक हो गए। उसके बाद में ऑडिटिंग के उद्देश्य करके टॉपिक दे रखा है। अच्छा, अर्थ और तो उद्देश्य दे रखा है, हाँ चलो बेसिक हो गया। अंकेक्षण क्या है? दूसरा 3 अंकेक्षण दे दिए उसने। ठीक है, मतलब कुल 4 अंकेक्षण है। ठीक है, 4 अंकेक्षण उसमें सब टॉपिक में हो गए, अंकेक्षण हो गए और 4 अंकेक्षण हो गए। उसके बाद में बजट वाला 2 ही पॉइंट है उसमें शायद, जीरो और निष्पादन। ठीक है, अब हमने अपने पहले चैप्टर की बात करी। पहले चैप्टर में टॉपिक नाम अकाउंटिंग क्या है, समझ में आ गया। परिभाषा के लिए मैंने कुछ 5 की पॉइंट बताए थे, कौन से थे? एससी, एफआरडी। ठीक है, पहला सर्विस सेक्टर के अंदर है, दूसरा कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है, तीसरा क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनेंशियल बोल सकते हो। ओके, वित्तीय प्रवृत्ति, रिजल्ट ओरिएंटेड और डिसीजन मेकिंग। ठीक है, बेसिकली इसमें भले ही कोई और आदमी का नाम डाल दे, किसी और का बोल दे कि फलाने व्यक्ति के नाम से बताइए कि आप लेखांकन की परिभाषा, अब बोल दे तो परिभाषा वो आसपास में उतनी ही रहेगी, वो और अलग से कुछ नहीं लिख सकता। लेखांकन में इसमें लेखांकन में अंकेक्षण की परिभाषा तो डालने से रहा। तो ये 5 पॉइंट में भले ही किसी का नाम दे दे, 5 पॉइंट तो लिख देना आप। ठीक है, और वही सेम अपना अमेरिकन स्टैंडर्ड वाला जो लिखाया था वो याद करने का है, तो वो 5 पॉइंट में निकल जाएगा वो। ठीक है, एक बताया मैंने, क्या आवश्यकता पड़ी इसकी? फर्स्ट के रूप में, फर्स्ट के रूप में याद कर लेना क्या जरूरत पड़ी। फर्स्ट मतलब चलो फर्स्ट के अकॉर्डिंग बताओ पहले। एफ का मतलब, आर का मतलब रिकॉर्ड, एस का मतलब सेलिंग वैल्यू, और टैक्स का डिसाइड करना, ये अपना उपयोगिता हो गई। और 4 चरण है इसके। संक्षिप्तीकरण और प्रस्तुतिकरण, तो 4 ये चरण आप याद रख लेना। तो बेसिकली इतना काफी है आज के लिए। और क्या चीज? ओ वाह, क्या सीन है। ये याद रख लेना, आरपीएससी याद हो गया ना। पर इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ये सीरीज को चेंज कर लेंगे, करना कोई बड़ी बात नहीं है, वो आपको बेसिक समझ में आ गया। रिकॉर्ड, पी का मतलब, एस का मतलब, और सी का मतलब। आर पहला, दूसरा कौन सा है? दूसरा, हाँ तो पीछे से आते जाओ फिर। ठीक है, पहले लेके बैक साइड से आ जाओ, आरपीएससी। ठीक है, तो ये याद रख लेना। हाँ, ये काफी है। अगला कल के लिए हम टॉपिक देखेंगे, कल ही होगी मेरी क्लास या पीछे आगे कभी और होगी?
चलो हम 3-4 दिन का टॉपिक है, ज़्यादा नहीं है। ठीक है? कल वाले में पूरा टॉपिक कर ही लेंगे, खत्म कर लेंगे इसमें। एक तो आवश्यकता हो गई, थोड़ा-सा इतिहास देख लेंगे। इतिहास में तो कुछ होगा ही नहीं। विशेषताएँ हमने देख ली, चरण देख लिए। 2 शब्द आएँगे पुस्तपालन, लेखाकर्म, अभी काम के नहीं है बट लिख देख लेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट प्रमुख प्रणालियाँ हैं, उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट दोहरा लेखा प्रणाली पे फोकस करना है, एकल लेखा प्रणाली भी है, ठीक है? लेकिन हमें फोकस इस पे करना है। खातों के प्रकार हैं थोड़े से, फिर उसके बाद में टेक्निक्स हैं वित्तीय विवरण की। वित्तीय विवरण क्या हुआ? क्या हुआ वित्तीय विवरण का मतलब? नहीं वो तो ठीक है, मैं अगर पूछूं वित्तीय विवरण क्या है, वो जो समरी करी है ना, वो जो समरी करी है वो क्या है? वित्तीय विवरण है। वित्तीय विवरण की फिर तकनीकें, विश्लेषण की तकनीकें, दो टॉपिक हैं ये। एक तो वित्तीय विवरण, वो तो समरी होने के बाद में ऑटोमेटिक हो ही जाएगा। अब उसको कैसे एनालिसिस करेंगे अलग अलग लोग, वो उसकी विश्लेषण की तकनीकें हैं। वो डिफरेंट कंपनीज का तो वित्तीय विवरण तो एक पेज हो गया उनका, ठीक है? वो पेज में उन्होंने दे दिया, मान लीजिए कि हमारी राजस्थान सरकार ने दे दिया अपना बजट, एक तो बजट दे दिया और पहला पेज पे उन्होंने दे दिया। अब उसका विश्लेषण करेंगे अलग अलग लोग। बीजेपी वाले बोलेंगे नहीं ये तो बहुत खराब बजट है, उनका फिक्स है, मतलब विपक्षी पार्टियों का इससे खराब बजट पहले कभी भी नहीं आया, हमेशा रहता है। केंद्र सरकार का बजट घोषित होने के बाद में केंद्र सरकार का मंत्री आएगा या केंद्र सरकार का कोई एमपी आएगा, यानी बीजेपी का, और एक साइड में कांग्रेस का आएगा, और एक साइड में बीच वाला आएगा। तीन तरीके के मिलेंगे आपको, ठीक है? तो केंद्र वाला क्या बोलेगा? जो सरकार समर्थित है, ये मतलब ऐतिहासिक है, दूध घी सब नदियां यहाँ से बहने वाली हैं अभी तो, ठीक है? इसके बाद में भारत जो है विश्व गुरु बन जाएगा 2-3 दिन में ही, ठीक है? फिर उसके बाद में कांग्रेस वाला आएगा, तो कांग्रेस क्या बोलेगा? इससे खराब बजट कभी नहीं देखा, इससे डेमोक्रेसी खत्म हो रही है, इससे देश का आर्थिक तंत्र खत्म होने वाला है, और अब के बाद में देश बचने ही वाला नहीं है। उनके हिसाब से देश खत्म हो रहा है पिछले 9 साल से। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? वो लोकसभा संसद का निर्माण कर रहे हैं तो भी डेमोक्रेसी खत्म की जा रही है, हैं? संसद का काम तो डेमोक्रेसी को मजबूत करना है, पर नहीं, डेमोक्रेसी को खत्म करने के लिए इन्होंने संसद बनाई है। उन्होंने कोई सेंगोल करके कोई प्रतीक मंगा लिया तो उसका विरोध चालू। अरे तुम्हारे भी तो दादा बाबा थे, वो भी तो लेके आए थे, वो कौन से अलग से थे? जवाहरलाल नेहरू ने भी तो वो मंगाया था। उसके बाद में राष्ट्रपति जी नहीं आ रहे हैं, इस बात का विरोध। भाई लोकसभा का उद्घाटन है, राष्ट्रपति जी से उद्घाटन करवाओ। क्यों करवाए? बंदा ने खुद ने बनवाया है, पैसे लगवाए, खुद की सरकार है उसकी क्यों लाए किसी और को? आए उसने कम से कम 1,000 करोड़ रुपए खर्च किए, 960 करोड़। हाँ, उसके बावजूद भी बोले राष्ट्रपति से उद्घाटन करवा दो, अमेरिका के राष्ट्रपति से करवा लो। क्यों करवा लो? हाँ, भाई संसद का प्रमुख कौन होता है? एक तरीके से हमारा प्रधानमंत्री ही होता है, लोकसभा का अध्यक्ष एक तरीके से वही होता है, जिसके पास बहुमत है वो है। तो राष्ट्रपति से राष्ट्रपति भवन का उद्घाटन करवाओ। हाँ 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 जी। अरे ऐसा है देखो, ये सुनो सुनो, जस्ट जस्ट काम डाउन, जस्ट काम डाउन, जस्ट काम डाउन। दिस इज एक्चुअली में नॉट द पॉइंट। ये बात करने का पॉइंट ही नहीं है कि राष्ट्रपति यहाँ पे क्यों नहीं आया, यहाँ पे क्यों आया। ये पॉइंट ही नहीं है राष्ट्रपति का, ठीक है? सरकार डिसाइड करती है कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, बात खत्म। राष्ट्रपति रबर स्टाम्प बनाए तो वो उसी तरीके से रहना चाहिए उसको। अब ये बताओ, हमारे गांव में किसी स्कूल का उद्घाटन हो रहा है, हमारे गांव का सरपंच कर रहा है, नहीं मैं रूस के बैठ जाऊंगा, नहीं हम तो राष्ट्रपति को बुलाएंगे। ऐसा सही है? कोई प्रोटोकॉल? क्या चीज? क्यों नहीं है? नहीं ब- बात वही है कि भाई और भी चीजों को, और भी चीजों का उद्घाटन किया जाता है, 50 चीजों का उद्घाटन किया जाता है, सब जगह राष्ट्रपति को तो नहीं बुलाया जाता है, ठीक है? ये पॉइंट ही नहीं था एक्चुअली में, ये एक आर्ग्यूमेंट करने का तरीका है, ठीक है? आप फिर कल को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री वहां जा रहा है, पपुआ न्यू गिनी जा रहा है, फिजी जा रहा है, तो आप बोलोगे प्रधानमंत्री क्यों जा रहा है, राष्ट्रपति को भेजो, है? हाँ
देखो फिर उसमें इश्यू ये आता कि इसमें देखो प्रधानमंत्री जी अपने आप को सर्वे सर्वा घोषित करना चाहते हैं, तो राष्ट्रपति आते हैं तो प्रोटोकॉल में वो राष्ट्रपति के सामने नीचे ही रहते हैं हमेशा, ठीक है, तो फिर वो उनको लाइमलाइट नहीं मिलती। हाँ हाँ जी। हाँ 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 हाँ। तो उस समय भी तो हाँ हाँ हम्म। हाँ तो एक्चुअली में ये पॉइंट नहीं है, ये पॉइंट फालतू के पॉइंट हैं। आपको विरोध करना है, रवीश कुमार जी शाम को आएंगे, उनको रोना ही है, मतलब कैसे भी करके रोए, वो कोई भी बहाना ढूंढे, रोना है उनको। हाँ हाँ, तो मैं वो बात बोल रहा हूँ ना, तो रोना है उनको, वो उनकी विचारधारा है कि जो सिस्टम स्टेब्लिश्ड है उसके खिलाफ बोलना है एक्चुअली में, और गलत नहीं है। मैं खुद बोलता हूँ कि आपको दोनों साइड आदमी सुनने चाहिए। मैं खुद रवीश कुमार को डेली सुनता हूँ, मुझे कम से कम उसके बारे में नेगेटिव पॉइंट तो पता चलते हैं कि क्या कहना चाह रहा है। लेकिन हर दिन रोना भी अच्छा नहीं होता है, किसी किसी दिन हंस लिया करे। कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया, कोई बड़ी बात थोड़ी है। धार्मिक गुरु है, कोई नई चीज का शुरुआत हो रही है तो उसका पाठ पूजा के थ्रू होने चाहिए। नहीं, राष्ट्रपति जी अगर आते ना, तो आप ये चीज देखिए, राष्ट्रपति जी आते तो सारी प्रायोरिटी राष्ट्रपति जी को ही देनी पड़ती, ठीक है। नहीं नहीं निकाला जा सकता। एक चीज अच्छी है, नहीं, बीजेपी में और मोदी जी की खास बात है, वो हमेशा प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं, कभी भी प्रोटोकॉल को नहीं तोड़ते। किसकी? नहीं तो नहीं नहीं, वो मोदी जी का ये अच्छा नियम है उनका। अगर हम उनके पार्टी अध्यक्ष आएंगे ना, तो खड़े होके उनके सामने एक साइड में खड़े हो जाते हैं मोदी जी, प्रधानमंत्री होने के बावजूद भी, ठीक है। ये बहुत बड़ी बात है, पार्टी अध्यक्ष के लिए हमेशा वो सम्मान देते हैं, वो अभी भी उनका प्रोटोकॉल है उस पार्टी का, हमेशा रहता है। नहीं तो आदमी क्यों खड़ा होगा उसके लिए भी। चलो छोड़ो, अगला ये पॉइंट देख लेते हैं, करप्शन वाला है। टाइम हो गया? टाइम हो गया तो 5-10 मिनट में निकल रही है, करप्शन वाला पॉइंट कर लेते हैं फिर चलेंगे। हाँ, तो पहली बात तो ये है कि करप्शन पुराने समय से चल रहा है, प्राचीन इतिहास से ही। जब से इंसान पैदा हुआ है तब से उसके अंदर लालच है ही। लालच जो है वो करप्शन लेके आता है, ठीक है। अब करप्शन जो है वो एक तरीके से, दो तरीके से है। एक तो है नेगेटिव टर्म्स में, एक है पॉजिटिव टर्म्स में, दोनों ही साइड में बोल सकते हैं। एक पिक्चर आई थी बुद्धा एंड ट्रैफिक जाम, देखिए कभी किसी ने? है? हाँ, अब मैं वो उस टाइप का लेक्चरर नहीं हूँ, ठीक है। तो उसमें अनुपम खेर जो होता है वो लेक्चरर होता है इकोनॉमी का, एंड वो बच्चों को मैनेजमेंट पढ़ा रहा होता है, तब वहां पे वो करप्शन पे भाषण दे रहा होता है। और तब वो बोलता है कि करप्शन इज द बेसिक टूल ऑफ दिस डेमोक्रेसी, करप्शन के बगैर कुछ नहीं हो सकता। तो कुछ बच्चे उसका समर्थन कर रहे थे, और कुछ एक क्रांतिकारी बच्चे थे, वो कह रहे थे नहीं, हम इसको समर्थन नहीं करें, करप्शन होना ही नहीं चाहिए। और वो टारगेट करता था कि कौन क्रांतिकारी व्यक्ति है, वो ढूंढता था कि ये क्रांतिकारी है, उस क्रांतिकारी को लेके फिर अपनी एक टीम बनाता था। वो एक्चुअली में कम्युनिस्ट था, उसमें मार्क्सिस्ट था। वो अपनी टीम बना था, और उस टीम में उसको शामिल करके फिर उसको एक तरीके से ट्रैप में फंसा के और अपने यूज में लेता था उस चीज को। तो मैं उस तरीके से नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको नॉर्मल तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है। करप्शन के दो पार्ट हैं, एक तरीके से पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। पॉजिटिव इसलिए है कि मान लीजिए कि कोई पुलिस में है व्यक्ति, पुलिस में, ट्रैफिक पुलिस में लगा हुआ है, धूप में खड़ा है ट्रैफिक में, ठीक है। मान लीजिए उसकी ऑडिटिंग नहीं हो रही है डेली की डेली, उसे चेक करने वाला कोई नहीं आ रहा है पीछे से, तो वो आदमी वो ट्रैफिक लाइन पे खड़ा ही नहीं होगा बीच में, क्योंकि कोई आदमी शिद्दत से, आदर्शता से और एथिकली ड्यूटी नहीं कर पाता है। इंसान के अंदर ऑटोमेटिक ही ये गुण है लालच का, वो आ ही जाता है कहीं ना कहीं। अगर उसकी कोई ऑडिटिंग नहीं हो रही है तो वो आदमी क्या करेगा, कहीं छाया में जाके आराम से बैठ जाएगा, जो वाहन जा रहे हैं जाने देगा, लड़ रहे हैं लड़ने देगा, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन उसके अंदर एक लालच आया कि चलो रास्ते में किसी को ट्रैफिक हेलमेट नहीं है तो उसे रोक लूंगा, तो मेरे पास में कुछ पैसे आने के चांस रहेंगे। तो उसके पास में वो करप्शन वाला पॉजिटिव पॉइंट दिख रहा है उसे, कि थोड़े थोड़े पैसे आ जाएंगे, तो मैं कम से कम, उसके कारण क्या हो रहा है, सिस्टम चल रहा है।
अगर वो करप्शन का उसके पास में वो नहीं रहता, माइंड में लालच, तो वो बैठेगा ही नहीं धूप में, वो रोकेगा ही नहीं ट्रैफिक को, उसको डायरेक्ट करेगा ही नहीं, कंट्रोल करेगा ही नहीं। इस तरीके से ही बाकी सब जगह पूरा सिस्टम में करप्शन चलता ही चलता है। और रही बात आपकी जो बोल रहे हैं कि क्रांतिकारी की हम नहीं करेंगे करप्शन, वो तो बाद में ही पता चलेगा। दहेज पे आपने बचपन से लेके अब तक बड़े बड़े पैराग्राफ पढ़े होंगे, लिखे होंगे, हैं? नौकरी लगते ही सब दहेज लेंगे ही, ऐसा है? वो पैराग्राफ और वो क्रांति गायब हो जाती है। बट मैं आपसे कहूंगा इस चीज में, बात ठीक है जैसी भी हो, बट आई थिंक कि दो चार चीजें आप करने की कोशिश करना, जिंदगी में अंदरूनी शांति मिलेगी। एक कोशिश करना मिनिमम करप्शन की, मैं आप नहीं कहूंगा कि जीरो करप्शन हो जाए, जीरो करप्शन तो पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है? मिनिमम करप्शन इतना मतलब कि कभी भी किसी का दिल दुखा के कभी भी पैसा नहीं लेना। और मेरा सजेशन है कि आप करप्शन करना ही नहीं, क्योंकि कर्म सिद्धांत है अपना। कर्म में दो से कर्म है, पॉजिटिव कर्म और नेगेटिव कर्म। आप किसी के साथ में अच्छा कर रहे हो तो वहाँ पॉजिटिव वाइब्स जनरेट होती हैं, पॉजिटिव तरंगें निकलती हैं और आपका पॉजिटिव कर्म जो है वो जुड़ता है। कहीं पे भी आप गलती से भी, गलती वाले को तो छोड़ देते हैं क्योंकि कर्म सिद्धांत में गलती को माना नहीं गया है। आपके जानने में नहीं है, आपको पता नहीं चल रहा है और गलती हो गई तो उसे कर्म सिद्धांत में नहीं माना जाए। लेकिन इंटेंशनली, जानबूझ के आपने किसी से पैसा लिया, ब्राइब लिया, आपने कहीं सरकार के कुछ पैसे खाए या किसी आदमी को दुखा के आपने पैसा लिया, तो वो आपका नेगेटिव कर्म है, ठीक है? आज के टाइम पे कोई नहीं देख रहा है, लेकिन वो नेगेटिव कर्म जनरेट हो रहा है। इस दुनिया में भगवान है या नहीं, नहीं पता, लेकिन कर्म सिद्धांत हमेशा काम करता है। इसको कोई नहीं छोड़ के जा सकता। आप, हाँ, 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 हुँ, 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 हाँ, वो है एक्चुअली में, बार-बार वो बोल रहे हैं हम। कर्म है, कर्म सिद्धांत हमेशा काम करता है, ठीक है? आप पॉजिटिव कर्म कर रहे हो तो लिखा जा रहा है, नेगेटिव कर्म कर रहे हो लिखा जा रहा है, ठीक है? हो सकता है कि आज जो कर्म किया है उसकी सजा आपको आज या कल नहीं मिले, ठीक है? हो सकता है 10 साल बाद मिले, हो सकता है 15 साल बाद मिले, हो सकता है इस जन्म में वो पूरी सजाएं भी नहीं मिल पाए, अगले जन्म तक जा सकती हैं। अब जन्म होता है या नहीं होता कोई कंफर्म नहीं है। हाँ, लेकिन आप इस चीज को देखोगे, कभी भी आप ट्राई करोगे, मतलब 60 से 70% केसेस में आप पाओगे एक्चुअली में, जिन घरों में पैसा इलीगल तरीके से कमाया गया है बहुत सारा, उन घरों में या तो बच्चे फिजिकली डैमेज्ड हैं, मेंटली डैमेज्ड हैं, मेंटली डैमेज्ड नहीं है तो वो बच्चे मतलब संस्कारी नहीं है, बहुत बदतमीज बच्चे हैं, गलत रास्ते पे चलने वाले बच्चे हैं। तो वही बात है कि पैसा कमाने का फायदा ही क्या रहा, ठीक है? पूत अगर कपूत है तो पैसा कमाने का क्या फायदा रहा? हाँ, ये रहता है। एंड दूसरा वही बात कि वैसे तो आदर्शवादी बातें हैं, पर कोशिश करना कि दहेज भी ना लिया जाए। वैसे ये लेक्चर है एक्चुअली में, ठीक है? नहीं मानते नहीं है लोग, मानते नहीं है, उस चीज को छोड़ दो। मैं बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे, सिलेक्शन होते ही पहले ही रेट तय हो जाती है, 51 लाख 1 करोड़, ये होता ही है। नहीं, पॉइंट तो 50 है, पॉइंट में दहेज को गलत नहीं बोला है, मैं दहेज को नेगेटिव नहीं बोल रहा हूँ, दहेज को मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, ये ध्यान रखना, मैं दहेज को दोनों पॉइंट में बोल रहा हूँ, दहेज सही भी है, क्योंकि दहेज के अलग अलग एस्पेक्ट हैं। वहां से कोई लड़की अगर दे रहा है और किसी अधिकारी पोस्ट पे दे रहा है तो हाँ, निश्चित सी बात है, डिमांड सप्लाई का रूल काम करेगा ही करेगा, डिमांड सप्लाई चलती है ना, ठीक है? अगर कोई एक आदमी एसडीएम है, उसको मांगने वाले 10 आ गए, तो निश्चित सी बात है डिमांड सप्लाई वैल्यू बढ़ेगी, इन्फ्लेशन होगा ही होगा। ये दहेज को गलत नहीं बोला मैंने, आपके लिए खुद के लिए बोला है। आप ये ट्राई कर सकते हो कि दहेज ना लें, गलत नहीं है दहेज प्रॉपरली, करप्शन भी गलत नहीं है, मैंने बोला आप करप्शन ना करना, ये बेटर ऑप्शन है। दहेज के आप पैसे लेके जिंदगी तो नहीं निकाल सकते, 10-15। हाँ जी, हाँ जी,
हाँ, तो अच्छी बात है ना। अरे इसमें पर्सनल लाइफ कोई इश्यू नहीं, किसी आदमी। अच्छा एक, चलो छोड़ो छोड़ो, पर्सनल आदमी कुछ भी कर रहे हैं उन्हें हमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। एक आदमी जाके सुसाइड करने जा रहा है, आप उसे एक बार रोको, दूसरी बार भी बोल दो मत कर यार भाई, तीसरी बार मत रोको, जा, कूद जा। ठीक है। कभी मत रोको, क्योंकि तुम्हारे कहने से नहीं चेंज होती है चीजें। वो आदमी जब 2 बार में उसको गलत और सही का मतलब समझा दिया, तो फिर उसके बाद में क्या है। तो पर्सनल लाइफ कभी भी इंटरफेयर मत करो, कोई भी है, आपका घर का मैटर हो तो बात अलग है, दूसरे लोगों के बारे में कभी कोई ज्यादा कमेंट। क्या चीजें, क्या हर चीज के पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट होते ही होते हैं, हम ओनली वन साइड देख लेते हैं। आजकल फेसबुक पे भी वीडियो आती है, एक साइड वीडियो देखी, उसके बाद में कट कर दिया। ऐसे पुराने टाइम पे अशोक गहलोत जी एक बार कहीं भाषण दे रहे थे, बैठे हुए थे कॉन्फ्रेंस हॉल में, तो वो आरएसएस की बुराई कर रहे थे। और उसमें ये बोल रहे थे कि आरएसएस वाले पुराने जमाने पे जब नेहरू जी ने डैम बनवाए थे तब आरएसएस वाले विरोध करते थे। और उस विरोध में ये बोलते थे कि अगर पानी में से अगर बिजली निकाल दी तो पानी के गुण खत्म हो जाएंगे, पानी में खनिज नहीं रहेंगे, इसलिए हम इन डैमों को नहीं बनने देंगे। ये उनका पॉइंट था और वो बुराई कर रहे थे आरएसएस की। और अभी भी अगर आप वीडियो देखोगे ना, तो वो वीडियो सिर्फ अशोक गहलोत जी वाली क्लिप आती है, उसमें ये लगता है कि अशोक गहलोत जी खुद कह रहे हैं कि पानी में से बिजली निकाल दी तो पानी का क्या उपयोग है। हाँ, पानी में कुछ ताकत नहीं रहेगी कुछ। हाँ, उससे वो क्या है कि खेतों में सिंचाई नहीं हो पाएगी, उस टाइप का होता है। ये रिकॉर्ड भी हो रहा है, इतना सारी बातें मत करो पॉलिटिकल यार। पॉलिटी में बहुत सारी, चलो करते हैं, बस फाइनल करें। चलो बढ़िया रहा सेशन। तो ऐसे कर लेंगे, 3-4 दिन में फ्री कर लेंगे, ठीक है। ये सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, बाकी आप और ज्ञान लेना हो तो दूसरी सब्जेक्ट में लेना। मैं जितना हो सकता है उतना ही पढ़ाने की कोशिश करूंगा, मैं खुद ज़्यादा ज्ञान नहीं है अकाउंटिंग नॉलेज का, इनका सबका। मुझे जितना लगा उतना मैं आपके लिए पढ़ा दूंगा, ऐसा नहीं है कि मैंने फिलोसफी ओ पीएचडी कर रखी हो इसमें। बिल्कुल एक्सपेक्ट जितना एग्जाम करता है उतना ही मैं आपको कराऊंगा। आप ज़्यादा अगर पूछने लग जाएं कि सर इसके अंदर और रिसिप्ट कैसे बनानी हो, मुझे तो यहीं पे लिख के बताओ सर, बही खाता कैसे लिखना है, तो मुझे नहीं आता वो सब चीज़ें। ठीक है। जो आर जो काम यहाँ हो जाए उतना हम कर सकते हैं, बस उतना काम। चलो अभी क्लास हो रही है क्या कोई? पवेड की क्लास है? कौन से सर आएंगे अभी? ओके ओके, चलो ठीक है। तो अभी के लिए हम गुड बाय करते हैं।